Hello friends, welcome to Time Tales, where you will find interesting and exciting stories. I am your narrator, and let's begin our story. Rebirth of Queen of Hell Episode 5. उसकी बात वो रूही अपनी जगह से खड़े होते हुए सीधा अरमान के बगल में बैठ जाती और फिर ईशान को आर्यन के बगल में बैठने बोल देता है। ईशान भी अभी बहुत ज्यादा ही सीरियस लग रहा था, लेकिन आर्यन चाहे जितना भी सीरियस क्यों ना, उसने जब ईशान को अपने और मुस्कान के बीच बैठने को हुआ था, लेकिन वो अभी बैठ पता आर्यन मुस्कान की तरफ देख फिर उसकी तरफ खिंचक जाता है, जिससे अब मुस्कान आर्यन के बगल में थी। उसके गाल हल्के लाल होता थे, लेकिन जो अपने एक्सप्रेशन को जल्दी शो करे वो मुस्कान कैसे हो सकती है। रूही एक नज़र सबको देखती है, फिर वो अरमान की तरफ देख उसको खड़े होने को बोलती हाँ उसका साथ ओह खुद भी खड़ा हो जाता है। रूही सबकी तरफ देखती है, फिर बोली हम दोनों ने शादी कर ली है। बैंग बूम, जितनी आसानी ने रूही ने यह बात कही थी, उसने बड़ा बॉम्ब वहां बैठे आर्यन, मुस्कान और ईशान के ऊपर गिरा था। बेचारा ईशान तो इस शोक को झेल ही नहीं पाया और सीधा सोफे से धर्म को आवाज के साथ नीचे गिर गया, लेकिन फिर रंग अपनी शोक से बाहर नहीं आया। वो अभी भी एक तक कभी रूही को देखता तो कभी अरमान। इस वक्त ईशान ऐसा लग रहा जैसे उसके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। वो रूही की तरफ देख बेख्याली में ही बोल पड़ा, प्रिंसेस क्या तुम्हें यही राक्षस मिला था मेरे जीजू के रूप में? अरे एक मुझे बोल के तो देखते, मैं तुम्हें इस ज्यादा हैंडसम लड़के से मिलवाता। उसने जैसे ही यह कहा, उसे अपने ऊपर चार जोड़ी आंखें घूरते हुए महसूस हो रही थी। इसने अपना चेहरा ऊपर किया तो पाया रूही और अरमान उसे ही घूर रहे। रूही ईशान की तरफ देख बोली, भाई यह आप क्या बोल रहे? वही अरमान तो ईशान को खा जाने वाली नज़र देख रहा था, जैसे कह रहा हो लगता है तुम्हें अपनी आत्मा अपने शरीर में अच्छी नहीं लग रही, बोलो तो मुक्ति कर दूं। ईशान भी अरमान की नज़रों का मतलब अच्छे से समझ गया था, फिर वो अपनी बतीसी दिखते हुए बोला, अरे अरमान भाई आप तो बुरा मान गए, वैसे आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। फिर मन में बोला, बिल्कुल ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरह। वही आर्यन रूही की तरफ देख बोला, प्रिंसेस तुमने ने शादी कब की और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? हम लोग आपको माना नहीं करते, इनफैक्ट हमने तो आपकी शादी को बहुत बड़े फेस्टिवल की तरह करने का सोचा था, लेकिन आपने हमारे सपनों पे पानी फेर दिया। जैसे ही रूही ने आर्यन की बात सुन, वो अरमान के साथ आर्यन के पास आए और अपने घुटने के बाल बैठ गई और आर्यन के हाथों के अपने हाथ में लेकर बोली, हम जानते कि हमने आपसे ये बात छुपा के गलती कर दी, प्लीज हम माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं आपके सपने तोड़े हैं, लेकिन आप फिक्रे के मत कीजिए, हम लोग फिर से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे और यही नहीं, हम उसी दिन को हमारे रियल मैरिज डेट भी अनाउंस करेंगे। ये सब बात बोलते वक्त रूही की आंखों में आंसू था और उसका गला भरी हो गया था। जब अरमान ने देख कि रूही रो रही है तो उसने घूर के आर्यन को देख जैसे कैसे हो साले अपना ड्रामा बंद कर, मेरी वाइफ रो रही, अगर उसके एक भी नीचे गिरा तो देख ले मैं तेरे साथ क्या हूँ। अरमान की अच्छे से पता था कि आर्यन गुस्सा होने का नाटक करता है, क्योंकि अरमान ने उसको अपनी शादी की बात पहले दिन ही बता दी थी, लेकिन फिर वो रूही को टीस करने के लिए गुस्से का नाटक कर रहा था। आर्यन भी अरमान की घूरती हुई नज़र को खुद पे महसूस कर लिया था। उसने एक नज़र अरमान की देख फिर खुद में ही बोला, क्या जलाद इंसान है ये, मेरी बहन है, उसके साथ में मजाक भी नहीं कर सकता क्या अब? हूँ। फिर वो रूही की तरफ देख बोला, प्रिंसेस आप तो रोने लगे, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, और वैसे भी आपके लिए अरमान से परफेक्ट इंसान कोई नहीं है, वो हमेशा से आपको प्यार करता आया है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन ने अपने लिए एक ऐसे इंसान को चुना है जो सिर्फ उसका है, और वैसे भी मुझे पहले से ही तुम्हारी शादी के बारे में पता था। अरमान ने मुझे उसी दिन इस बारे में बता दिया जिस दिन तुमने उससे शादी की थी। रूही यह सुन हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो भाई? अगर आपको पता था तो फिर अभी ये सब आप क्यों बोल रहे थे? उसकी बात आर्यन हल्का सा हंसते हुए बोला, क्योंकि मेरा मूड तुम्हें थोड़ा सा परेशान करने का था, लेकिन तुम्हारा ये डेविल पति और मेरा डेविल दोस्त है न, जिससे तुमसे बात करने पी भी जलन होती है। देखो देखो कैसे घूर था, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कच्चा ही खा जाएगा। उसकी बात पे अरमान बोला, मेरा टेस्ट इतना भी बेकार नहीं को मैं तुम्हें खाऊं। जहां अरमान की इस बात आर्यन मुंह बना के अरमान को घूर रहा था, तो वही रूही, ईशान और मुस्कान हंसने लगते हैं। जब मुस्कान देखती है सब लोग अब हंस रहे तो वो रूही की तरफ देख बोली,
ओह हेलो मिस, नहीं नहीं मिसेज मालिक, अगर आपका भाई पुराण खत्म हो गया हो, अब जरा हम भी बताओ कि तुम अब हमारी टीम को क्या आंसर करने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ अपने गैंग को बताने की कि तुमने शादी कर ली है, उसके फिर तुम रोहित से खुद ही निपट लेना। जैसे ही मुस्कान ने रोहित का नाम लिया तो रूही ने जल्दी से उसके पैर पे अपने पैर को रख के दबा देती है, जिससे मुस्कान की चीख निकल जाती है। फिर वो एक नज़र रूही को देखती है, फिर अपने आसपास देखती है जहाँ पे सब लोग उसको देख रहे थे। तभी आर्यन बोला, ये रोहित कौन है? उसके सवाल को सुन मुस्कान को समझ आता है कि उसने क्या किया है। फिर वो जल्दी से बात को संभालते हुए बोली, रोहित कौन? रोहित? तभी ईशान बोला, अभी तो तुमने प्रिंसेस रोहित के नाम से धमकाया था। उसकी बात सुन मुस्कान झूठी हंसी हंसते हुए बोली, मैंने रोहित नहीं राही बोलने वाली थी, वो मेरी जुबान से जल्दी जल्दी के चक्कर में राही की जगह रोहित निकल गया। उसकी बात सुन अब किसी ने कुछ कहा, तभी ईशान बोला, लेकिन प्रिंसेस की दोस्त तो सिर्फ तुम हो न, फिर यह राही कौन है? ईशान के सवाल का जवाब देते हुए रूही बोली, भाई वो अभी कॉलेज में नहीं आए हैं, वो भी हमारी दोस्त से, इसलिए आप लोग अभी उससे मिले नहीं हैं। दूसरी तरफ अपने कमरे में आके इधर उधर चक्कर लगाने लगता है वो अपने आप से। वही बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? भला रूही को 3 साल पहले वाली बात कैसे याद है? जहाँ तक मुझे पता है अभी तक तो उस ड्रग्स को रूही के ऊपर असर कर देना चाहिए था। नहीं नहीं, रूही मुझे से दूर नहीं जा सकती है। कितनी मेहनत से मैंने उसके मन में उसके भाई के लिए नफरत भरा था, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा नफरत मुझे से करती है। ये सब कहते हुए दानिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इस वक्त उसके दिमाग सिर्फ यही चल रहा था कि कैसे फिर से रूही को अपने कंट्रोल इन करे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब उसका सामना किसी नॉर्मल लड़की से नहीं होगा जो उस पे भरोसा कार्य थी। अब उसका सामना मौत की देवी डेविल क्वीन से होने वाला था, जो कभी भी अपने दुश्मन को आसानी से नहीं छोड़ती थी। दानिश अब रूम से निकलकर सीधा सुनीता जी के रूम चला जाता है, जहां पे सुनीता जी किसी से फोन पे बात कर रही थी। तभी उन्हें अपने कमरे के दरवाजे पे गुस्से तमतमाता हुआ दानिश दिखता है। वो अपना फोन रखकर दानिश की तरफ देख बोली, दानिश तुम ये क्या रहा हो? उनकी बात सुन दानिश बोला, आपको पता है रूही को सब याद है कि आज से 3 साल पहले क्या हुआ, और अब वो मुझे से नफरत करती है, मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती है। अपने कमरे में आके इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। वो अपने आप से वही बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? भला रूही को 3 साल पहले वाली बात कैसे याद है? जहाँ तक मुझे पता है अभी तक तो उस ड्रग्स को रूही के ऊपर असर कर देना चाहिए था। नहीं नहीं, रूही मुझे से दूर नहीं जा सकती है। कितनी मेहनत से मैंने उसके मन में उसके भाई के लिए नफरत भरा था, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा नफरत मुझे से करती है। ये सब कहते हुए दानिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इस वक्त उसके दिमाग सिर्फ यही चल रहा था कि कैसे फिर से रूही को अपने कंट्रोल इन करे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब उसका सामना किसी नॉर्मल लड़की से नहीं होगा जो उस पे भरोसा कार्य थी। अब उसका सामना मौत की देवी डेविल क्वीन से होने वाला था, जो कभी भी अपने दुश्मन को आसानी से नहीं छोड़ती थी। दानिश अब रूम से निकलकर सीधा सुनीता जी के रूम चला जाता है, जहां पे सुनीता जी किसी से फोन पे बात कर रही थी। तभी उन्हें अपने कमरे के दरवाजे पे गुस्से तमतमाता हुआ दानिश दिखता है। वो अपना फोन रखकर दानिश की तरफ देख बोली, दानिश तुम ये क्या रहा हो? उनकी बात सुन दानिश बोला, आपको पता है रूही को सब याद है कि आज से 3 साल पहले क्या हुआ, और अब वो मुझे से नफरत करती है, मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती है। जैसे ही सुनीता जी यह सुनती है तो हैरान होते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो रोज उसे वो ड्रग्स देते हैं जिसके बारे में सिर्फ हम 3 लोगों को ही पता है। उनकी बात सुन दानिश बोला, ये सब रूही को छोड़कर सबको पता है, और वो लोग इस ड्रग्स का एंटीडोट भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं वो एक हवा की तरह, जो कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ है, किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। इस ड्रग्स का सबसे खास बात ये ही, अगर इस ड्रग्स को बिना एंटीडोट को दिए ही बंद कर दिया जाए तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होता है। ये बोलते हुए दानिश के होठ पे एक मक्कारी भरी स्माइल आ जाती है। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी, यह लोग तो जिस ड्रग्स को रूही को दे रहे हैं वो ही इस ड्रग्स की ओनर है थी। भला वो उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर सकता है? वही दानिश की बात सुन सुनीता की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती गई और थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोली, ऐसा कौन सा साइड इफेक्ट है उस ड्रग्स का? उनका सवाल सुन दानिश बोला,
अगर उस ड्रग्स को बिना एंटीडोट के ही बंद कर दिया जाए तो वो ड्रग्स सीधा उस इंसान के दिमाग पे असर करता है, जिससे उस इंसान को इल्यूजन होने लगता है। 1 हफ्ते के अंदर ही उस इंसान को डेथ होने की चांसेज बढ़ जाती हैं। इसलिए अरमान आर्यन चाह कर भी उस ड्रग्स को रूही को देने से बंद नहीं करवा सकते। तभी सुनीता जी बोली, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब ये है कि वो लोग खुद अपने प्यार और बहन की जिंदगी बर्बाद कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर का मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। उसकी बात वो दानिश हाँ में सिर हिला देता है। रूही इस वक्त अपने कमरे में थी। मुस्कान भी अब अपने हॉस्टल के लिए निकल गई थी। रूही अपने लैपटॉप पे अपनी माँ के कंपनी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट रीड कर रही थी, क्योंकि कल उसे उसकी माँ के कंपनी को टेक ओवर करना था। रूही को अब पता चला कि उसकी माँ का कंपनी कोई और नहीं बल्कि रा इंडस्ट्रीज है, जो कि दुनिया के टॉप 10 में से तीसरे पोजीशन पे आती है। रूही इस बात से बहुत इम्प्रेस थी कि उसकी माँ की कंपनी ने कभी भी अपनी पोजीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। लेकिन तभी उसे एक मेल आता है, जिसे पढ़ने के बाद रूही की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। रूही कुछ मैसेज टाइप करके सेंड कर देती है। उसके बाद रूही अपने लैपटॉप को बंद कर साइड टेबल पे रख देती है और सीधा वॉशरूम चली जाती है। थोड़े टाइम में रूही ने अपने वॉशरूम से बाहर आती है। इस वक्त उसने ब्लैक टी शर्ट के साथ स्किन टाइट जीन्स और ब्लैक कैट पहने हुए थी। रूही एक नज़र टाइम देखती, जहां पे इस वक्त रात के 9:30 हो रहे थे। रूही अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स निकल उसे खोलती है। उस बॉक्स में बहुत से हाईटेक गन रखे हुए थे, जिसे देख रूह की आंखों में चमक आ जाती है। रूही उसमें एक गन निकलती है और उसे अपने पीछे बैग में खोस लेती है। उसके बाद वो बॉक्स को वैसे ही अपने बेड के नीचे रख कमरे से बाहर चली जाती है। रूही के बाल इस वक्त खुले हुए थे। उसके चलने से स्टाइल वो कोई क्वीन माफिया क्वीन लग रही थी। वही रूही जैसे ही विला से बाहर उसके सामने 8 ब्लैक चमाती BMW खड़ी थी। तभी ड्राइवर जल्दी से गाड़ी का बैक सीट ओपन करता है। रूही बिना किसी की परवाह किया उस कार में बैठ जाती है। उसके बैठे ही वो सारी कार का काफिला वहां से निकल जाता है। वही आर्यन किसी मुस्कान के कारण नींद नहीं आ रही को अपने बालकनी में खड़े एक तक चांद को ही देख रहा था। चांद को देखते हुए ही बोला, चांद तुझे ज्यादा खूबसूरत मेरा चांद है। उसे चांद में मुस्कान का हंसता हुआ चेहरे दिखाई दे रहा था। तभी आर्यन की नज़र नीचे जाती, जहां पे इतनी सारी कार को देख उसे ऐसा लगता है जैसे कोई आया हो। लेकिन जब कोई उस कार से नहीं निकलता तो वो नीचे जाके चेक करने का सोचता है। वो अभी नीचे जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र बाहर निकलती लड़ी पे जाता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि यह रूही है। आर्यन कुछ सोचता है, फिर वो भी किसी को कुछ मैसेज कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। आर्यन जल्दी से रेडी हो जाता है और फिर अपना फ़ोन निकलता है तो उस पे किसी का मैसेज आया हुआ था। ये देख आर्यन जल्दी से कमरे से बाहर चला जाता है। आर्यन जैसे घर से बाहर निकलता है, उसे अपने गेट पे एक नज़र आता है और वो अपना सरनामे हिलाते हुए कार की बैक सीट पे बैठ जाता है। फिर अपने बगल में बैठ इंसान को देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतनी रात को मेरे घर आए क्या रहे हो? उसकी बात पे अरमान बोला, तुम अभी सिंगल हो ना, इसलिए समझ नहीं सकते, इसलिए पहले शादी कर लो, फिर समझ आ जाएगा। आर्यन अपनी आंखें बड़ी करके अपने सामने बैठे शख्स को देखता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके बात का कैसा जवाब दे, इसलिए वो चुप हो जाता है। दूसरी तरफ एक होटल के कमरे में 2 लोगों की गहरी गहरी सांसें लेने की आवाज आ रही थी। वो दोनों इंसान अभी एक दूसरे में गुम थे। तभी वो लड़की अपनी मदहोश भरी आवाज में बोली, बेबी कितना दिन हो गया ना, हमने अभी तक मेरी प्यारी बहन को परेशान नहीं किया है ना। तुम्हें पता है पहले मैं रूही को अपने उंगली पे नचाती थी, लेकिन अब देखो वो कैसे खुद को कहीं की रानी समझ रही है। ऊपर से वो अरमान भी उसके साथ है। अगर हमने कोई भी कदम उठाया तो वो हमें बर्बाद कर सकता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। उसके साथ जो लड़का था वो सूरज था। वही सूरज प्रिया की बात सुनता तो उसके सामने अरमान और रूही के मुस्कुराता हुआ चेहरे दिखाई देने लगता है, जिसे सोचकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है और प्रिया के साथ और वाइल्ड हो जाता है। सूरज अपने दांत को पीसते हुए बोला, बस 2 दिन और उसके बाद फ्रेशर पार्टी के बाद रूही को इज्जत भी नहीं देगा। उसके बाद फिर मैं उसे अपनी मिस्ट्रेस बना लूंगा। वैसे भी वो तो मुझे से कभी शादी करेगी नहीं, लेकिन इस दिन उसकी जिंदगी में बर्बाद कर दूंगा। अब देखना ये है कि यहाँ पे सूरज की साजिश से क्या बच पाएगी कि रूही, या फिर हो जाएगा सूरज खुद बर्बाद। वही जब रूही ने यह महसूस किया तो उसे दिमाग में फिर से 3 साल पहले वाला समय का सिनेरियो दिखने लगता है। वही दानिश रूही के हाथों को खोल एक झटके से अपने
अभी तुम कितनी कमजोर हो गई हो। रूही जैसे से इस ड्रग्स के बारे में सुनती है तो उसे याद आता है इस ड्रग्स को बनाने वाली इंसान रूही खुद है। उसे पता था इस ड्रग्स कोई भी आप यदस्त खोने में लगभग 5 साल लगते हैं। इस ड्रग्स के पहले स्टेज में इंसान अपनी छोटी छोटी चीज को भूलने लगता है। ऐसे ही इसके 5 स्टेप होते हैं। लास्ट स्टेप में इंसान खुद की पहचान तक को भूल जाते हैं। उनका दिमाग एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो जाती है जिसे ना ही बोलने आता है और ना ही कुछ समझ आता है। जिसे भी इस ड्रग्स को दिया जाता है वो अपने पास्ट को भूल जाता है। उसका दिमाग खाली होके एकदम जीरो पे चला जाता है। दानिश जब रूह को अपनी सोच में घूम देखता था एक बात फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जैसे ही रही को यह एहसास होता तो वो एक बार फिर से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो देखती है वो दानिश के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा तभी वो अपनी नज़र इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे आप बगल में एक पॉकेट मनी दिखता है जिसे देख रूही जल्दी से उस नाइफ को अपने हाथ में ले लेती है और एक झटकते में दानिश से गले के आर पार कर देती है जिसे दानिश की तुरंत ही मौत हो जाती है। उसके बाद रूही उसे खुद पे से धक्का देते हुए उठ जाती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसे जगह से बाहर आती है उसे वहां से बाहर आके अभी 5 मिनट ही हुआ था कि तब तक सुनीता और प्रिया उस जगह आ जाते हैं। जैसे ही उनकी नज़र उनके सामने जाती है तो दोनों शोक हो जाते हैं। वही प्रिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि जिसे दानिश की तुरंत ही मौत हो जाती है। उसके बाद रूही उसे खुद पे से धक्का देते हुए उठ जाती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसे जगह से बाहर आती है उसे वहां से बाहर आके अभी 5 मिनट ही हुआ था कि तब तक सुनीता और प्रिया उस जगह आ जाते हैं। जैसे ही उनकी नज़र उनके सामने जाती है तो दोनों शोक हो जाते हैं। वही प्रिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि दानिश ने हमेशा से ही प्रिया को अपनी बहन माना था। जिस तरह से आर्यन और ईशान रूही से प्यार करते थे उसी तरह से दानिश भी प्रिया से प्यार करता था। लेकिन आज रूही की वजह से उसका वो एकलौता भाई भी मारा गया। सुनीता जी तुरंत किसी को कॉल करती हैं और बोली रूही यहाँ से भाग गई है, किसी भी तरफ उसे ढूंढो। उसकी बात सुन सामने वाला इंसान बोला ठीक है, मैं अभी अपने गार्ड्स को उस जगह फैला देता हूँ जिसे हम उसके बारे में पता चल सके। रूही बेसुध से जंगल में भागती थी। ज्यादा तक जाने के कारण वो झाड़ी में चुप जाती है। उसके बाद क्या हुआ वो आप लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा था तो एक बार जरूर पढ़े। रूही अपनी सेंस में आती है और एक बार फिर से रूही की आंखों में खून उतर आता है। फिर उसे याद आता है कैसे वो रेगुलर ड्रग्स की जगह उसका एंटीटोज लेती है जिसे सोचकर उसके होठों पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। जिस दिन रूही को रिबीट के बारे में पता चला था उसने उस ड्रग्स को एंटीटाइड से एक्सचेंज कर दिया था। तब से रूही जो भी खाना खाती है वो उस ड्रग्स का एंटीटोड 8x05 है जिसे वो लोग रूही के खाने में मिला के दे रहे थे। इसलिए रूही के ऊपर अब तक उस ड्रग्स का असर नहीं हुआ था और जो भी को भूल रही थी वो उसके रिबॉट के कारण फिर से उसको याद गया था। शाम का वक्त आज अरमान, आर्यन और ईशान जल्दी ऑफिस से आ गए थे। इस वक्त हॉल में मुस्कान, अरमान, आर्यन और ईशान थे। तभी वहां पे दानिश आता है। वो रूही की तरफ देख बोला रूह तुम्हें आज सुबह क्या हो गया, तुम बेहोश कैसे हो गई थी। एक्सक्यूज में मिस्टर दानिश शर्मा, आपको कोई हक नहीं है मुझे रूह बोलने का। वो सिर्फ मुझे वही लोग बोल सकते हैं जिन्हें मैं ये हक देती हूँ। और रही बात की तो मैं पहले ही आपको बता दूं, आप यह आज से 3 साल पहले ही को दिए हो। और एक बात, मुझे अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना। रूही की बातों को सुन दानिश को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि रूही सबके सामने ही उसकी इंसल्ट कर रही थी। वो रूही को सबक सिखाना चाहता था लेकिन वो ऐसा कुछ भी कर नहीं सकता था। वही उसे इस बात से ज्यादा हैरान था कि रूही को 3 साल पहले वाली रात कैसे याद है जबकि उसकी याददाश्त तो चली जान जाए था। वही अरमान भी यही सोच रहा था कि रूही को उस रात के बारे में कैसे याद गया। वही आर्यन और ईशान उसकी तरफ ही देख रहे थे क्योंकि उन्हें लगा था कि रूही को फिर से पैनिक अटैक आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे वो लोग रिफ्लेक्ट फील कर रहे थे। लेकिन दानिश के जाते ही रूही के चेहरे पे फिर से पसीना आने लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसको आंखें लाल हो गई थी। सब लोग उसको इस तरफ देख परेशान हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करे। वही जैसे ही मुस्कान ये देखती है तो जल्दी से ऊपर की तरफ भागती है। जैसे ही नीचे आती है उसके हाथ में एक इंजेक्शन थी। वो जल्दी से उसे रूही के बॉडी में इंजेक्ट कर देती है जिससे कारण रूही आपकी आंखों को बंद कर लेती है। उसका सर सोफे के हेडरेस्ट से टिका हुआ था। उसकी कंडीशन अब नॉर्मल हो रही थी।
वही आर्यन जब ये देखता है कि उसकी बहन ने अचानक से पैनिक होना बंद कर दिया, जिसे देख उसको समझ नहीं आता कि अभी अभी उसे हुआ क्या। वे ऐसे अचानक वो आगे कुछ बोलता रूही अपनी आंखों को खोल देती है। इस बार रूही बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसकी आंखें जो अभी कुछ देर पहले तक लाल थी वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। रूही आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, भाई ये आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? रूह ने ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कही थी। उतना बड़ा धमका आर्यन के ऊपर हुआ था एलजी। फिर वो जल्दी से खुद को संभाल के रूही के बगल में बैठ जाता है और उसके सिर ले हाथ फेरने लगता है। रूही आर्यन का हाथ पकड़ते हुए बोली, भाई मुझे आपको और ईशान भाई को एक बात बताना था, उसके बाद मैं इस बात को पूरे फैमिली वालों को बताऊंगी। उसकी बात वो रूही अपनी जगह से खड़े होते हुए सीधा अरमान के बगल में बैठ जाती और फिर ईशान को आर्यन के बगल में बैठने बोल देता है। ईशान भी अभी बहुत ज्यादा ही सीरियस लग रहा था, लेकिन आर्यन चाहे जितना भी सीरियस क्यों ना, उसने जब ईशान को अपने और मुस्कान के बीच बैठने को हुआ था, लेकिन वो अभी बैठ पता आर्यन मुस्कान की तरफ देख फिर उसकी तरफ खिंचक जाता है, जिसे अब मुस्कान आर्यन के बगल में थी। उसके गाल हल्के लाल होता थे, लेकिन जो अपने एक्सप्रेशन को जल्दी शो करे वो मुस्कान कैसे हो सकती है। रूही एक नज़र सबको देखती है, फिर वो अरमान की तरफ देख उसको खड़े होने को बोलती हाँ उसका साथ ओह खुद भी खड़ा हो जाता है। रूही सबकी तरफ देखती है फिर बोली, हम दोनों ने शादी कर ली है। वही सूरज प्रिया की बात सुनता तो उसके सामने अरमान और रूही के मुस्कुराता हुआ चेहरे दिखाई देने लगता है, जिसे सोचकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है और प्रिया के साथ और वाइल्ड हो जाता है। सूरज अपने दांत को पीसते हुए बोला, बस 2 दिन और उसके बाद फ्रेशर पार्टी के बाद रूही को इज्जत भी नहीं देगा। उसके बाद फिर मैं उसे अपनी मिस्ट्रेस बना लूंगा। वैसे भी वो तो मुझे से कभी शादी करेगी नहीं, लेकिन इस दिन उसकी जिंदगी में बर्बाद कर दूंगा। अब देखना ये है कि यहाँ पे सूरज की साजिश से क्या बच पाएगी कि रूही, या फिर हो जाएगा सूरज खुद बर्बाद। सूरज प्रिया की तरफ देख बोला, अगर हम रूही को अपने हाथ में फिर से करना है तो हम उसके दुश्मन से हाथ मिलाना होगा। उसकी बात सुन प्रिया अपने सिसकी को जारी रखते हुए बोली, तुम कहना क्या हो? उसकी बात पे सूरज अपने होठ पे मक्कारी भरी स्माइल को लिए बोला, सानिया हमारी मदद करेगी। उसकी बात सुन प्रिया उसको कंफ्यूजन से देखने लगी तो सूरज बस एक डेविल स्माइल कर देता है। उसके बाद वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। एक बार फिर से उस कमरे में सिर्फ सिसे की आवाज गूंजने लगती है। वही सूरज प्रिया की बात सुनता तो उसके सामने अरमान और रूही के मुस्कुराता हुआ चेहरे दिखाई देने लगता है, जिसे सोचकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है और प्रिया के साथ और वाइल्ड हो जाता है। सूरज अपने दांत को पीसते हुए बोला, बस 2 दिन और उसके बाद फ्रेशर पार्टी के बाद रूही को इज्जत भी नहीं देगा। उसके बाद फिर मैं उसे अपनी मिस्ट्रेस बना लूंगा। वैसे भी वो तो मुझे से कभी शादी करेगी नहीं, लेकिन इस दिन उसकी जिंदगी में बर्बाद कर दूंगा। अब देखना ये है कि यहाँ पे सूरज की साजिश से क्या बच पाएगी कि रूही, या फिर हो जाएगा सूरज खुद बर्बाद। सूरज प्रिया की तरफ देख बोला, अगर हम रूही को अपने हाथ में फिर से करना है तो हम उसके दुश्मन से हाथ मिलाना होगा। उसकी बात सुन प्रिया अपने सिसकी को जारी रखते हुए बोली, तुम कहना क्या हो? उसकी बात पे सूरज अपने होठ पे मक्कारी भरी स्माइल को लिए बोला, सानिया हमारी मदद करेगी। उसकी बात सुन प्रिया उसको कंफ्यूजन से देखने लगी तो सूरज बस एक डेविल स्माइल कर देता है। उसके बाद वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। एक बार फिर से उस कमरे में सिर्फ सिसे की आवाज गूंजने लगती है। दूसरी तरफ आर्यन और अरमान एक विला के सामने खड़े थे। उन्हें अंदर से किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। आर्यन एक नजर अरमान को देखता है, जो कि एक तक विला को ही देख रहा था, लेकिन तभी आर्यन देखता है कि अरमान बिना जाए ही जा रहा। उसे देख वो थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान अंदर जाने की बजाय बाहर जी तरफ वापस क्यों जा रहा। इसलिए वो आर्यन के हाथ को पकड़ के बोलता है, अरमान तुम बाहर क्यों जा रहे हो, हम अंदर जाना चाहिए। उसकी बात सुन अरमान नामे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं आर्यन हम अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस रूही हम दूर जा सकती है। इसलिए जब तक वो खुद हमें अपने साथ अंदर नहीं लेकर जाती तब तक तुम नहीं जानते हो। लेकिन रूही के ऐसे बहुत से राज हैं जो हम पता नहीं हैं, और मैं अभी जाना भी नहीं चाहता हूँ जब तक वो खुद कंफर्टेबल नहीं हो जाती हैं। कहीं ना कहीं आर्यन को भी अरमान की बात सही लगती है, इसलिए वो भी अंदर नहीं जाता है। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं।
इधर विला में रूही किसी क्वीन की तरह एक क्वीन साइड सोफे पे बैठी हुई थी। इस वक्त उसके चेहरे पे मास्क था। उसने अपनी आंखों में एक हरा लेंस लगाया हुई थी जिसे उसकी नीली आंखें ढकी हुई थी। उसके सामने इस वक्त दो लोग दर्द से तड़प रहे थे। वही साइड में दो बॉडीगार्ड खड़े थे। उन दोनों के हाथ में ग्राम सालिया था जो कि इतना ज्यादा ग्राम था कि उसके ऊपर का हिस्सा पूरा लाल दिख रहा था। रूही अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, बहुत शौक है न तुम्हें लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना, उनका वीडियो बना ब्लैकमेल करना। तुम लोग की वजह से ना जाने कितनी ही लड़की सुसाइड कर लेती है और कितनी तो अपने जिंदगी के उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाती है। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे लगता जब एक लड़की को तुम जैसे लोग उन्हें उनके बिना मर्जी के छूता है, उनके साथ जबरदस्ती करता है। इसी के साथ वो कुछ इशारा करती है। ये वही दोनों लड़के थे जो कि रूही के कंपनी से कुछ डिजाइन को चुरा था, जिन्होंने लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उनका वीडियो बना लेते थे। रूही का इशारा मिलते ही उनमें से एक गार्ड बाहर की तरफ चला जाता है। थोड़े टाइम वहां पे 2-3 लड़के आते। रूही, उन लड़की को ले जाओ इन्हें और इन्हें तब तक टॉर्चर करो जब तक यह मार नहीं जाते हैं। फिर वो अपने गार्ड्स की तरफ देख बोली, उनके साथ जो कुछ भी होगा उसके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर एक बार लड़की ना बोलती है तो उसका मतलब ना ही होता है और जो उससे जबरदस्ती करेगा उसका हाल इस भी बदतर हो सकता है। उसके बाद रूह वहां से निकल जाती है और सीधा अपने कार में बैठ राजवंश विला में चली जाती है। वही आर्यन कब से रूही का ही इंतजार कर रहा था। वो थोड़ा परेशान भी नजर आ रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूही इतनी रात को वहां क्यों गई थी और अरमान अंदर क्यों नहीं गया था, और उसके पास इतनी एक्सपेंसिव कार कहां से आई थी। लेकिन जब उसने रूही की कार को विला गेट पे रुकते ही उसने उससे तरफ देख जहां से रूही निकल सीधा विला में जा रही थी। रूही को ठीक देखा तो वो चैन की सांस लेता है। रूही अभी अंदर एंटर करती उसे पहले ही पीछे से एक आवाज आती जिसे सुन वो अपने पीछे देखती है। आर्यन की नजर भी उसके पीछे चली जाती है जिसे देख वो शौक हो जाता है। वो अपने आप से ही बोला, रॉकी यह तो क्वीन का सबसे भरोसेमंद इंसान है। उसके बाद वो ध्यान से उन लोग को देखने लगता है। रॉकी रूही के पास आते हुए बोला, बॉस मुझे अभी अभी न्यूज मिली, एक हफ्ते बाद स्टीफन इंडिया आ रहा। ये ही नहीं, उसने इस बार 250 टोन्स के ड्रग्स को इंडिया लाने वाला है और वो ड्रग्स क्लून में सप्लाई होंगे। यही ही नहीं बॉस, वो लोग जो ड्रग्स को इंडिया में लाने वाले ये हमारे इंडिया के यंगस्टर्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद सुन रूही अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके बाद वो अंदर की तरफ चली जाती है। वही बालकनी में खड़े आर्यन को उन लोग की बात तो सुनाई नहीं देती है, लेकिन वो हैरान इस बात से था कि रॉकी ज्यादा टाइम सिर्फ क्वीन के इशारे पे ही काम करता था। लेकिन आज वो यहाँ आर्यन का दिल बार बार उसे संकेत दे रहा था कि रूही ही क्वीन है, लेकिन वो अपनी बात से खुद ही मुंह मोड़ ले रहा क्योंकि वो नहीं चाहत कि ऐसा हो। अंडरवर्ल्ड की दुनिया बहुत ही खतरनाक थी। अंडरवर्ल्ड पे किंग या क्वीन होते थे जिसके इशारे पे अंडरवर्ल्ड काम करते थे और जो भी उनके बनाए नियम तोड़ता था उनकी मौत सिर्फ एक ही होती थी, वो है मौत। इस काली दुनिया में हमेशा से ही पावर वार पोजीशन के लिए लड़ाई की जाती थी, लेकिन जो भी उस पावर और पोजीशन के काबिल होता था जीत उसी के होती थी। आर्यन को सबसे पहले ये पता करना था कि अरमान इस बारे में कुछ जानता है कि नहीं, और दूसरा ये कि रूही अंडरवर्ल्ड की क्वीन कैसे बन गई। इस वक्त रूही की आगे 21 साल थी, लेकिन रूही ने अंडरवर्ल्ड में कदम कब रखा यह उसे पता नहीं था। ये सब सोचते सोचते पता नहीं कब आर्यन अपने बेड पे लेट जाता है और इन्हीं ख्यालों में गुम उसे रात के किस पहर में नींद खुली उससे पता नहीं चला। वही रूही जैसे ही अपने कमरे पहुंची तो उसकी नज़र सीधा अरमान पे गई, जिसे देख उसने जल्दी से अपने जीव को अपने दांतों के नीचे दबा लेती है। एक यही तो इंसान था जिसके सामने उसकी ताकत भी हथियार डाल देती थी। रूह बिना किसी आवाज के सीधा वॉशरूम में चली गई क्योंकि उससे पता था अरमान जागा हुआ है। रूही को इसलिए पता था क्योंकि उसके पिछले जन्म में रूही ने देखा था कि अरमान जब भी अकेले होता था तो उसे नींद नहीं आती थी, जिस कारण वो रूही के सोने बाद हमेशा ही उसके कमरे उसको अपनी बाहों में भर लेता था, जिससे उसे जल्दी नींद आ जाती थी। आर्यन को सबसे पहले ये पता करना था कि अरमान इस बारे में कुछ जानता है कि नहीं, और दूसरा ये कि रूही अंडरवर्ल्ड की क्वीन कैसे बन गई। इस वक्त रूही की आगे 21 साल थी, लेकिन रूही ने अंडरवर्ल्ड में कदम कब रखा यह उसे पता नहीं था। ये सब सोचते सोचते पता नहीं कब आर्यन अपने बेड पे लेट जाता है और इन्हीं ख्यालों में गुम उसे रात के किस पहर में नींद खुली उससे पता नहीं चला।
वही रूही जैसे ही अपने कमरे पहुंची तो उसकी नज़र सीधा अरमान पे गई, जिसे देख उसने जल्दी से अपने जीभ को अपने दांतों के नीचे दबा लेती है। एक यही तो इंसान था जिसके सामने उसकी ताकत भी हथियार डाल देती थी। रूह बिना किसी आवाज के सीधा वॉशरूम में चली गई, क्योंकि उससे पता था अरमान जागा हुआ है। रूही को इसलिए पता था क्योंकि उसके पिछले जन्म में रूही ने देखा था कि अरमान जब भी अकेले होता था तो उसे नींद नहीं आती थी, जिस कारण वो रूही के सोने बाद हमेशा ही उसके कमरे उसको अपनी बाहों में भर लेता था, जिससे उसे जल्दी नींद आ जाती थी। रूही जल्दी से वॉशरूम में अंदर चली जाती और दीवार से सट जाती है, क्योंकि उसे पता था आज अरमान उसे छोड़ने वाला नहीं है। इतना सोच वो जल्दी से शॉवर लेने चली जाती है, लेकिन एक बार फिर से वॉशरूम का डोर खुलता है और अरमान अंदर आता। वही इस बात से बेखबर रूही शॉवर के नीचे खड़ी थी और अपने आप को क्लीन कर रही। अब तक अरमान भी रूही के पीछे आ चुका था और उसने अपना एक हाथ से रूही की कमर को पकड़ लेता है। यह एहसास होते ही रूही बिना पीछे मुड़े ही वो जल्दी से अपने हाथ को बढ़ा के साइड से टॉवल ले लेती है और उसे अपने आप को कवर कर लेती है और जल्दी से पीछे पलटी है। अरमान जो को अब तक रूही के बालों को स्नीफ कर रहा था, रूही के मुड़ते ही उसके होठ रूही के माथे से टच हो जाते हैं, जिससे रूही की बॉडी में एक सिरहन सी होने लगती है। रूही अरमान की आंखों में देखती, जो कि हमेशा ही इमोशनलेस होता था, आज उसमें रूही को उसमें अपने लिए डिजाइन साफ दिख रही थी। रूही अरमान की तरफ देख अपनी हकलाती आवाज में बोली, अरमान, तुम यहाँ प्लीज बाहर जा। ममम रूही आगे कुछ बोलती, अरमान उसके हाथ पे अपने होठ रख उसको किस करने लगती है। उसकी किस बहुत ही पैशनेट थी। आज रूही को उसकी किस में अलग ही कशिश और जुनून महसूस हो रहा, जिसमें उसको खो देना डर हो। रूही कुछ नहीं करती है, वही अरमान के हाथ अभी भी उसकी बॉडी पे घूम रहे थे। अरमान ने उसके हाथ को अपनी गार्डन के पीछे ले जा के लपट देता है। समय के साथ रूही भी इस किस में इन्वॉल्व हो जाती है। उसके हाथ भी अब अरमान के बालों में घूमने लगता है। अरमान ने अब तक रूही के टॉवल को उसके बॉडी से अलग कर दिया था, जिसे अब उसके सामने रूही की पूरी न्यूड थी। अरमान साइड से बॉडी वॉश लेकर उसे रूही के बॉडी पे लगाने लगता है। धीरे धीरे उनकी किस को 25 मिनट चलती है। जब रूही को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसे समझ के आम रूही को छोड़ देता है। उसके बाद रूही को क्लीन करता है। रूही भी उसे नहीं रोकती है, क्योंकि अरमान उसका पति था, उसका हक था। रूही को क्लीन करने के बाद एक बार फिर से अरमान रूही को कोस करने लगता है। उसको फिर से बेचैनी ने घेर लिया था, जिस कारण एक फिर से अरमान रूह पे हावी होने लगा था। अरमान अब अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए रूही के गले पे किस और बाइट करने लगता है, जिससे रूही की सिसकी निकल जाती है, जिस सुन अरमान थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। लगभग 1 घंटे बाद वो दोनों शॉवर से बाहर निकलते हैं। अरमान ने इस वक्त रूही को अपनी गोद में लिया हुआ था। रूही बस एक तक अरमान को देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे ले लाली की चमक थी। रूही इस बात से बहुत खुश थी कि अरमान को खुद पे सेल्फ कंट्रोल था, इसलिए उसने आज अपने आप को कैसे कंट्रोल कर लिया और अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करता है। अरमान रूही को लेकर सीधा वार्डरोब में चला जाता है और उसे वहां बैठा देता है और खुद बाहर चला जाता है। रूही अरमान को जाते हुए देखती है, उसके बाद फिर अपने नाइट सूट को पहन लेती है। रूही जो अभी भी वॉशरूम लिए हुए घटना को याद कर ब्लश करती थी, जिससे उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। रूही अपना नाइट पहन के अपने वार्डरोब के रूम में बने हुए ड्रेसिंग टेबल वो जाती है और अपना नाइट रूटीन करने लगती है। रूही को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे अरमान की फेस ऑफ करे। फिर खुद को समझते हुए बोली, रूही मान तेरे हस्बैंड है और के हस्बैंड वाइफ के बीच ये सब होना नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी उसको अपने कमरे में कदम रखने में भी शर्म आ रही थी। लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाल के वो अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पे अरमान इस वक्त सोफे पे बैठ था और अपने फोन में मेल्स को चेक कर था। रूही जैसे ही कमरे आती है तो उसकी सांसें अटक जाती है। उसकी नज़र सामने सोफे पे बैठे अरमान पे जाती है। अरमान ने इस वक्त ब्लैक सिल्क का शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। उसके माथे पे बिखरे हुए उसके बाल, उसकी गजल आंखों को ढकी हुई उसकी घनी पलकें उसके देखते हुए रूही अपने मन में बोली, हाय कितना हैंडसम है। मेरे मान भागे ने सारे रिसोर्सेज को इन्हें बनाने में ही लगा दिया है, किसी की नज़र न लग जाए। तभी उसकी सोच से बाहर लेट हुए अरमान बोला, कैसे नज़र नहीं लगेगी मुझे, जब मुझे मेरी पत्नी ही घूर के देख रही है तो नज़र लगना पक्का है।
अब जो रूही अरमान के हैंडसम फेस में खोई हुई थी वो एकदम से अरमान की बात सुन चौंक जाती है, लेकिन फिर उसकी बात का मतलब समझ उसको घूरने लगती है। रूही अरमान की तरफ देख मुंह बनाते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे देखने से आपको नजर लग जाएगी? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप बिल्कुल भी ज्यादा हैंडसम नहीं हो। रूही के मुंह से खुद के लिए यह बात सुन अरमान उसको घूर के देखता है, फिर उसकी तरफ देखते हुए अपने फोन उसके सामने कर देता है। रूही पहले तो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर वो उसके फोन में देखती है जहां पे वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन सर्च किया हुआ और उसके आंसर में अरमान मालिक इस मोस्ट हैंडसम मैन नाम लिखा हुआ था, जिसे देख अब रूही को खुद पे ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसकी तरफ देख बोली, वो लोग जरूर अंधे होंगे जिन्हें आप हैंडसम लगते हैं। ये सब बोलते वक्त रूही के एक्सप्रेशन बहुत ही क्यूट लग रही थी। रूही की आंखों में एक शरारत थी, उसकी होठ का पाउट बना हुआ था, जिसे देख अरमान बिना देरी किए रूही उसके होठों पे अपने होठ को रख देता है और उसको किस करने लगता है। अरमान ये किस बहुत ही सॉफ्ट तरीके से करते हुए ही सीधा बेड पे आता है और रूही को लिटा देता है। इन सब में किस ब्रेक नहीं हुआ था। अरमान रूही को लगातार किस करते हुए ही उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन अरमान अपना भार रूही के नाजुक शरीर के ऊपर नहीं डालता है। ऐसे दोनों एक दूसरे को लगभग 25 मिनट बाद छोड़ता। जब उसे महसूस होता तो रूही लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। सांसें तो अरमान को भी तेज चल रही थी कि लेकिन उसके अंदर से बेचैन होने लगता है, इसलिए वो अपना सर रूही के गले में और लंबी लंबी सांसें लेते हुए रूही को फ्रेग्रेंस को इनहेल करने लगते हैं। लेकिन फिर उसकी तरफ देख बोली, वो लोग जरूर अंधे होंगे जिन्हें आप हैंडसम लगते हैं। ये सब बोलते वक्त रूही के एक्सप्रेशन बहुत ही क्यूट लग रही थी। रूही की आंखों में एक शरारत थी, उसकी होठ का पाउट बना हुआ था, जिसे देख अरमान बिना देरी किए रूही उसके होठों पे अपने होठ को रख देता है और उसको किस करने लगता है। अरमान ये किस बहुत ही सॉफ्ट तरीके से करते हुए ही सीधा बेड पे आता है और रूही को लिटा देता है। इन सब में किस ब्रेक नहीं हुआ था। अरमान रूही को लगातार किस करते हुए ही उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन अरमान अपना भार रूही के नाजुक शरीर के ऊपर नहीं डालता है। ऐसे दोनों एक दूसरे को लगभग 25 मिनट बाद छोड़ता। जब उसे महसूस होता तो रूही लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। सांसें तो अरमान को भी तेज चल रही थी कि लेकिन उसके अंदर से बेचैन होने लगता है, इसलिए वो अपना सर रूही के गले में और लंबी लंबी सांसें लेते हुए रूही को फ्रेग्रेंस को इनहेल करने लगते हैं। अगले दिन, सॉरी गाइस, मैं आप लोग को रूही की मम्मी के बारे में बताना भूल ही गई। रूही की मम्मी का नाम रीता राजवंश है। रूही बिल्कुल रीता जी की तरह दिखती है। रीता जी अपने समय की बहुत ही इंटेलिजेंट और पावरफुल वुमेन थी। उनकी पकड़ बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ अंडरवर्ल्ड पे भी थी। उनके और भी राज है जो हम आगे स्टोरी में जानेंगे। आर्यन, अरमान, ईशान नीचे खड़े रूही के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज वो लोग एक साथ पहली बार रीता जी के ऑफिस जाने वाले थे। वही साइड में प्रिया और सुनीता जी पिलर के पीछे छुपी हुई थी। प्रिया सुनीता जी को तरफ देख बोली, माँ ये लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? तभी सबकी सीढ़ियों पे से हील की आवाज आने लगती है। सब अपनी नजर ऊपर करके देखते तो देखते ही रह जाते हैं। आर्यन, ईशान और अरमान एक तक रूही को देख रहे थे। रूह ने आज व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक ब्लेजर पहना हुई थी। बालों की हाई पोनीटेल उसके बाल के कुछ लाते उसके चेहरे पे आ रहे थे। आंखों में काजल, होता पे पिंक लिप बाम, हाथों पे उसकी माँ की गाड़ी। इस पैरों में नहीं ज्यादा और न ही कम हाइट वाला हील। रूही सीढ़ियों से आते हुए किसी क्वीन की तरह दिख रही थी। उसके आसपास का और उसे एक एलिगेंट और इंडिफरेंट बना रहा था। वही साइड में छुपी हुई प्रिया को देख बोली, आह ये आज भी कितनी सुंदर दिख रही और इसकी यही सुंदरता मुझे चुभती है। ये सब बोलते वक्त उसकी आंखों में नफरत उतर आती है। वही रूही उन सब की तरफ आते हुए बोली, चले हम लेट हो रहा है। जैसे ही सब लोग ने इसकी आवाज सुनी तो सब अपने होश में आते हैं। आर्यन रूही के सर पे हाथ रखते हुए बोला, प्रिंसेस आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आज तुम बिल्कुल एक कंपनी की सीईओ की तरह दिख रही हो। मुझे यकीन है माँ ने तुम्हें अपनी कंपनी की सीईओ के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए। ईशान भी आर्यन की बात पे हाँ में सिर हिला देता है। वही अरमान किसी एक्सप्रेशन के ये सब देख रहा, वो अंदर से बहुत चिढ़ रहा था। अरमान उन सबको देखते हुए अपने मन बोला,
मेरी बीवी के प्यार पे सिर्फ मेरा है और मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। लेकिन फिर रूही की तरफ देखता है जैसे सोच रहा हो कि खास रूही एक बार उसे भी नोटिस कर ले। फिर अपना सर झटके हुए बोला, क्या अरमान तू भी? ये तो अपने भाई की प्रिंसेस गई, लेकिन सयाद ये भूल गई है कि उसका पति भी यहाँ है। लेकिन ये लोग मिल तो ऐसे रहे हैं जैसे कुंभ के मेले में खोई हुई बहन मिल गई हो। अब अरमान से बर्दाश्त नहीं होता तो इसलिए वो जल्दी से रूही के हाथ को पकड़ लेता है और उसके साथ निकलने को ही होता है। तब तक रूही को आर्यन आवाज देते हुए बोला, प्रिंसेस रुको। उसकी आवाज सुन रूही और अरमान दोनों ही रुक जाते हैं। रूही पीछे पलट के देखती है तो ईशान अपने हाथ में एक बाउल लेकर खड़ा था। बाउल को देख रूही के माथे पे बल पड़ जाता है, लेकिन को कुछ बोलती नहीं है। तभी ईशान उस बाउल की तरफ इशारा करके बोला, प्रिंसेस आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और माँ हमेशा कहती थी अगर कुछ बड़ा करो तो उसकी शुरुआत दही शक्कर से करनी चाहिए, इसलिए ये बोल वो उस बाउल में एक चमचा दही निकल रूही के होठों पे पास ले जाता है। उसी बात सुन रूही थोड़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि रूही के लिए ये पहली बार था। रूही ने अपने लाइफ में बहुत सी चीज अचीव किया है, लेकिन आज तक उसने इस इमोशन को फील नहीं किया था। जी आज सिर्फ उस कंपनी को संभालने जा रही थी जिसका उसकी लाइफ उस अचीवमेंट का 1% भी नहीं था, लेकिन फिर आज यह उसको एक नया एहसास करा रही थी। ये सब सोचते हुए रूही की आंखों में हल्की नमी आ जाती है, लेकिन फिर खुद के इमोशन को कंट्रोल कर वो ईशान के हाथ से वो दही खा लेती है। उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वहीं पिलक की पीछे से प्रिया और सुनीता गुस्से भरे चेहरे के साथ बाहर आती है। प्रिया सुनीता जी तरफ देख बोली, मॉम इस लड़की का कुछ करो, मुझे अब इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा न तो ये लड़की हमें इस घर के मालिक की जगह नौकर बना के घुमाएगी। उसकी बात सुन सुनीता जी को भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनका मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ जिस मकसद से उन्होंने अपनी ही बहन के पति से शादी की थी। उसमें उसकी बहन का प्रॉपर्टी भी था, लेकिन किसे पता था उसकी बहन आप प्रॉपर्टी अपने पति और बेटे की जगह रूही को दे देगी। वो अपने मन में ही बोली, रीता बहुत बड़ी गलती की है तूने। जो अपनी प्रॉपर्टी को तूने अपनी बेटी के नाम की वो तो उसका मुकाबला भी नहीं कर पाएगी, लेकिन इस खेल में तेरी बेटी की मौत तो पक्की है। इसके बाद वो अपनी नज़र घुमा के रीता जी के कमरे तरह देखती है जहाँ पे लॉक लगा था। कुछ सोचते हुए सुनीता जी रीता जी के कमरे के पास चली जाती हैं और उस लॉक को पासवर्ड से खोलने जा रही थी। वही उसके बगल में खड़ी प्रिया बोली, माँ ये आप क्या कर रही हैं? सुनीता जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, इस रूम मेरी उस बहन की जान बसती थी। वो इस रूम में कभी किसी को आने नहीं देती थी। यह तक अपने खुद के पति को भी मैं हमेशा ही लॉक को खोलना चाहती थी, लेकिन हमेशा ही घर में कोई न कोई रहता था, इसलिए आज मौका अच्छा है। ये बोल वो पासवर्ड लॉक के अंदर डाला खोलने की कोशिश करने लगती है। वही इधर रूही को अपने हाथ में झंझनाहट महसूस हुआ। जिस वो 1 मिनट के अपनी हाथ को झटक देती, उसका ऐसा करने से बगल में बैठे अरमान ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ रूह, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? उसकी बात सुन आर्यन और ईशान की नज़र भी अब रूही पे चली जाती है। तभी रूही सबकी तरफ देख बोली, कुछ नहीं भाई, वो बस ऐसे ही मुझे लगा मुझे कुछ चुभा इसलिए। उसके बाद रूही जल्दी से अपना फ़ोन निकलती है और जल्दी ही उसमें कुछ टाइप करती है। इधर रूही ने कुछ टाइप किया और उधर सुनीता जी को बहुत जोर से करंट लगा, जिससे सुनीता जी उसे चिपक गई और कांपने लगी। अपनी मां की ऐसी हालत देख प्रिया ने जल्दी से उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस उसके साथ भी वही हो रहा था। वही रूही कार में लैपटॉप खोले हंस रही थी। उसके बगल में बैठ अरमान और आगे बैठ ईशान और आर्यन भी अब रूही की तरफ देखने लगे। अरमान रूही की तरफ देख बोला, रूह तुम अचानक से हंस क्यों रही हो? वही सवाल ईशान और आर्यन बीच पूछने लगे। रूही ने अपना लैपटॉप घुमा दिया जहां पे प्रिया और सुनीता को करंट लग रहा था। उसके बाद वो लोग जमीन पे गिर गए थे। उसके बाद जब दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को देखा तो दोनों जोर से चिल्लाई भूत, क्योंकि रूही ने जो झटका दिया था उसे उन दोनों के बाल बहुत फनी वे में खड़े हो गए थे, जैसे उन्हें सिंग निकल आया हो, जिसे देख अब आर्यन और ईशान भी हंसने लगते हैं। अरमान के होठ भी हल्के मुड़ गए। अरमान रूही की तरफ देख बोला, रूही ये कैसे हुआ? उसकी बात सुन रूही बोली,
वो एक हाईटेक लॉक है जिसे ना तो तोड़ सकते हैं और ना ही बंद कर सकते हैं। ये लॉक मॉम ने स्पेशली बनवाई थी ताकि कोई भी उनके रूम में एंटर ना कर सके और आगे कोई इससे गलत पासवर्ड के साथ खोने की कोशिश करता है तो ये उस इंसान के टच को सेव कर लेता है और फिर वही इंसान अगर इससे दूसरी बार खोलने की कोशिश करने के लिए अगर टच करेगा तो उसे बहुत जोर का करंट लगता है जैसे, और फिर उनकी ऐसी हालत हो जाती है। उसकी बात सुन अरमान बोला, तुम्हें कैसे पता कि ये लॉक ऐसे काम करता है, और सबसे बड़ी बात तुम्हें ये कैसे पता चला? जी वो लोग उस लॉक को खोलने को कोशिश कर रहे जिससे रूही के चेहरे पे थोड़ी घबराहट आ जाती है लेकिन फिर कुछ सोच कर बोली, वो एक बार मैं माँ के साथ उस कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त माँ ने मुझे बताया था क्योंकि आप लोग को पता है ना माँ के लिए वो कितना खास है और कीमती है। उसकी बात आर्यन और ईशान अपना सर हिला देते हैं। वही आम शक भरी नज़र से रूह को देख रहा था। अरमान रूही की तरफ देख बोला, रूही ये कैसे हुआ? उसकी बात सुन रूही बोली, वो एक हाईटेक लॉक है जिसे ना तो तोड़ सकते हैं और ना ही बंद कर सकते हैं। ये लॉक मॉम ने स्पेशली बनवाई थी ताकि कोई भी उनके रूम में एंटर ना कर सके और आगे कोई इससे गलत पासवर्ड के साथ खोने की कोशिश करता है तो ये उस इंसान के टच को सेव कर लेता है और फिर वही इंसान अगर इससे दूसरी बार खोलने की कोशिश करने के लिए अगर टच करेगा तो उसे बहुत जोर का करंट लगता है जैसे, और फिर उनकी ऐसी हालत हो जाती है। उसकी बात सुन अरमान बोला, तुम्हें कैसे पता कि ये लॉक ऐसे काम करता है, और सबसे बड़ी बात तुम्हें ये कैसे पता चला? जी वो लोग उस लॉक को खोलने को कोशिश कर रहे जिससे रूही के चेहरे पे थोड़ी घबराहट आ जाती है लेकिन फिर कुछ सोच कर बोली, वो एक बार मैं माँ के साथ उस कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त माँ ने मुझे बताया था क्योंकि आप लोग को पता है ना माँ के लिए वो कितना खास है और कीमती है। उसकी बात आर्यन और ईशान अपना सर हिला देते हैं। वही आम शक भरी नज़र से रूह को देख रहा था। थोड़ी देर में उनकी कार एक 30 फ्लोर की बिल्डिंग के सामने आके रुकती है जिसमें से आर्यन, ईशान, रूही और अरमान बड़े ही एटीट्यूड के साथ आंखों पे गॉगल्स लगाए उन्होंने ने अपने चेहरे पे इस वक्त मास्क लगाए हुए थे। वो लोग अपने सामने की बिल्डिंग को देख रहे थे जिसपे बहुत ही स्टाइलिश तरीके से रा इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। इस वक्त उन चारों के ही चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं, तभी उन्हें सामने से आती हुई मुस्कान दिखाई देती है जो कि उनकी तरफ ही आ रही थी। मुस्कान को देखते हैं जहां रूही ने अपना चेहरे को अभी भी एक्सप्रेशन लेस ही रखती है तो वही आर्यन उसे देखता ही रह जाता है। अब देखे भी क्यों ना, बंदा पहली बार प्यार में पड़ा था तो खोना तो था ही। मुस्कान ने आज आंखों में काजल, होठों पे हल्का लिप बाम, व्हाइट शर्ट के ब्लैक पेंसिल पैंट में, हाथों में वॉच, पैर में न ज्यादा बड़ी और नहीं कम हील पहनी हुई थी। इस वक्त वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल लग रही थी। वो एक नज़र सबको देखती है, उसके बाद सबको ग्रीट करती है, उसके बाद वो लोग ऑफिस में चले जाते हैं। उनके ऑफिस में एंटर करते हैं, सबकी नज़र उन लॉग पे चली जाती है। तभी मैनेजर विनोद, जिसे रीता जी अपनी गैर मौजूदगी में रखा था, मैनेजर विनोद की उम्र लगभग 45 साल की होगी। जब उन्होंने इस कमेंट को ज्वाइन किया था तब वो उनके पास आते हैं और उन्हें अपने साथ प्राइवेट लिफ्ट में लेकर जाते हैं। वही इस नज़ारे को देख सभी एम्प्लॉय एक दूसरे से बात करने लगते हैं। थोड़े टाइम में रूही की प्राइवेट लाइफ 29th फ्लोर पे रुकती है जिसमें से वो लोग बाहर निकलते हैं। विनोद उन्हें एक केबिन के पास लेकर जाता है जहां पे बड़े ही सलीके से सीईओ रूही लिखा हुआ था। विनोद उनके लिए केबिन का डोर ओपन करता है जिसके बाद सबसे पहले रूही, उसके पीछे आर्यन, ईशान और अरमान अंदर एंटर करते हैं। अंदर का इंटीरियर और केबिन को साफ देख के लगता ही नहीं कि ये केबिन कभी बंद था। केबिन को ब्लैक एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। केबिन में महंगे फर्नीचर और शो पीस से सजाया हुआ था। पूरा केबिन बहुत ही सुंदर और एलिगेंट लग रहा था। रूही, आर्यन, ईशान और अरमान वहां लगे सोफे और बैठ जाते हैं। उसके बाद रूही विनोद जी की तरफ देखते हुए उन्हें बैठने का इशारा करता है जिसे समझ विनोद जी बैठ जाते हैं और रूही की तरफ देख उन्हें कंपनी के कंडीशन, प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं जिसे रूह ध्यान से सुन रही थी। उसके बाद विनोद जी ने रूही के हाथ में कुछ फाइल और डॉक्यूमेंट्स दे दिए। रूही उन डॉक्यूमेंट को खोल के देखने लगती है। विनोद जी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोले, बॉस, इसमें हमारे कंपनी में काम करने वाले सभी एम्प्लॉय और हेड्स के साथ साथ बोर्ड्स मेंबर की इन्फॉर्मेशन है ताकि आपको उनके बारे में पता रहे। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट उसकी तरफ देते हुए बोले, इसमें हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपको जब से मैंने इस कंपनी को संभाला तब से लेकर अब तक की पूरी रिपोर्ट है।
उसके बाद वो एक लिफाफा इसके सामने रख देते हैं और अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लिए बोले, बॉस ये मेरा रिसाइन लेटर है। जैसे ही विनोद ने लेटर आगे किया, रूही, आर्यन, ईशान की नज़र उन पे चली गई। अभी कोई कुछ बोलता उसे पहले ही अरमान का फ़ोन रिंग करता है। अपने फ़ोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देख अरमान एक नज़र सबको तरफ देखता है, उसके बाद बिना कुछ बोले साइड में चला जाता है। अरमान जैसे ही अपना फ़ोन पिक करता है, दूसरी तरफ से नील की आवाज़ आती है, बॉस किसी ने हमारे पेरिस वाले कंपनी में हो रही प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया है। यह वही प्रोजेक्ट है जो कि हमारी कंपनी के बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। जैसे ही अरमान ये सुनता है उसका चेहरा डार्क हो जाता है। वो अपने कठोर आवाज़ में बोला, जाट रेडी करो, हम आज ही निकल रहे हैं। दूसरी तरफ से नील और बॉस बोल फ़ोन कट कर देता है। वही रूही विनोद जी की तरफ देख उनको उनका लिफाफा देते हुए बोली, विनोद अंकल ये क्या है, आप रिज़ाइन क्यों देना चाहते हैं? विनोद जी कुछ बोलते उसे पहले ही रूही बोली, देखिए अंकल, मैं आपकी रिजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये कंपनी इतने साल से आप चलते आ रहे हैं, आप मम्मी के सबसे भरोसेमंद इंसान हैं और अब आप रिज़ाइन करना चाहते तो मैं इससे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। तभी विनोद जी अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लिए बोले, देखो बेटा, मैंने आपकी मम्मी से प्रॉमिस किया था कि जब आप और आपके भाई इस कंपनी में भी आ जाते तब तक मैं इस कंपनी का ख्याल रखूंगा, और रही बात ईमानदारी से काम करने की तो वो तो मुझे करना ही, क्योंकि आपकी मम्मी के मेरे ऊपर बहुत से एहसान हैं जिसे मैं इस कंपनी को संभाल है, और आगे भी आलोक जो बोलोगे वो मैं करूंगा, लेकिन अब मैं अपने सपने पे काम करना चाहत हूँ जो कि मेरी लास्ट विश है। तो आज से आप इस कंपनी को संभालो और आगे फ्यूचर में जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ये बोल वो केबिन से बाहर जाने लगे, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गए और रूही की तरफ पलते हुए बोले, रूही बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, जब से तुम्हारी माँ इस कंपनी को छोड़ के गई है तब से कुछ लोग कंपनी को अपने अंदर लेने का प्लान बना रहे हैं। यही नहीं, जब तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल आया था। उस कॉल वाले इंसान बस इतना कहा था कि मैं उसे इस कंपनी के आने वाले वारिस का नाम बता दूं ताकि वो उससे मार सके। इसकी के चलते मैं इस कंपनी में रखने वाले सभी एम्प्लॉय की बैकग्राउंड चेक करके रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो कोई भी उसी ने तुम्हारी माँ को मारा है और वो किसी भी तरह इस कंपनी में आना चाहत था। जहां इस बात को सुन आर्यन और ईशान सदमे में चले गए, तो वही रूही और अरमान बिना किसी एक्सप्रेशन के उनकी सारी बात सुन रही थी। उसने विनोद जी की तरफ देख बोली, अंकल क्या आप मुझे वो नंबर बता सकते हैं? उसकी बात पे विनोद ने हाँ में सिर हिला दिया और वो नंबर रूही को दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। केबिन से बाहर जाने लगे, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गए और रूही की तरफ पलते हुए बोले, रूही बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, जब से तुम्हारी माँ इस कंपनी को छोड़ के गई है तब से कुछ लोग कंपनी को अपने अंदर लेने का प्लान बना रहे हैं। यही नहीं, जब तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल आया था। उस कॉल वाले इंसान बस इतना कहा था कि मैं उसे इस कंपनी के आने वाले वारिस का नाम बता दूं ताकि वो उससे मार सके। इसकी के चलते मैं इस कंपनी में रखने वाले सभी एम्प्लॉय की बैकग्राउंड चेक करके रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो कोई भी उसी ने तुम्हारी माँ को मारा है और वो किसी भी तरह इस कंपनी में आना चाहत था। जहां इस बात को सुन आर्यन और ईशान सदमे में चले गए, तो वही रूही और अरमान बिना किसी एक्सप्रेशन के उनकी सारी बात सुन रही थी। उसने विनोद जी की तरफ देख बोली, अंकल क्या आप मुझे वो नंबर बता सकते हैं? उसकी बात पे विनोद ने हाँ में सिर हिला दिया और वो नंबर रूही को दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब आगे विनोद जी के जाने बाद मुस्कान केबिन के डोर पे नॉक करती है। इधर आर्यन और ईशान कुछ बोलने वाले ही थे कि सबकी नज़र डोर नॉक कर रही मुस्कान पे जाती है, जिसे देख रूही उसको अंदर आने को बोलती है। मुस्कान अंदर आते ही बोली, बॉस कंपनी के बोर्ड्स मेंबर आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। उसकी बात रूही सर हाँ में हिलाते हुए बोली, ठीक है तुम मेरे साथ मीटिंग रूम में चलो। उसकी बात सुन मुस्कान उसको एक फाइल देती है और वहां से निकल जाती है। आर्यन के दिमाग में इस वक्त बहुत से सवाल थे, लेकिन जवाब किसी का नहीं था। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रूही से बोला, प्रिंसेस अब हम भी चलना चाहिए। आर्यन की बात सुन रूही, ठीक है मैं आप लोग को नीचे तक छोड़ देती हूँ। उसकी बात आर्यन उसे मना कर देता है। उसके बाद वो लोग केबिन से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही आर्यन और ईशान केबिन से बाहर निकलते हैं, अरमान रूही का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसको दीवार से लगा देता है।
रूही को बिना सोचने का मौका दिए वो रूही के होठों पे टूट पड़ता है। अरमान रूही को बहुत ही शिद्दत से किस कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद अरमान रूही को छोड़ता, फिर वो उसकी तरफ देख बोला, मैं पेरिस जा रहा हूँ, वहाँ की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा और जब तक मैं वहाँ से नहीं आ जाता तब तक तुम्हें खुद का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम किसी भी प्रॉब्लम में आओ, मुसीबत से बच के रहना है तुम्हें। और एक बात, लड़कों से दूर रहना। मैं भले ही यहाँ से दूर हूँ लेकिन मेरी नज़र हर वक्त तुम पे रहेगी। उसकी बात सुन रूही अपना हाँ में हिला देती है, लेकिन फिर उसको कुछ याद आता है उसके पिछले जन्म में भी जब अरमान के पेरिस वाले कंपनी में प्रॉब्लम हुई थी तभी अरमान ने इसके बारे में बताया था और यही सेम बात उसने तभी भी बोली थी। जिस सुनने के बाद रूही को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसके बात को उल्टा ले लिया था। उसको लगा था कि अरमान उसको मुसीबत बोल रहा था लेकिन उसको खान पता था कि वो मुसीबत सूरज को बोल रहा है। तभी रूही ने उसको बहुत ही सुनाया था, यहाँ तक उसके कभी भी वापस ना आने के लिए बोला था। ये भी बोला था कि तुम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो वो कभी सॉल्व ही न हो। ऐसे ही बहुत सी भली बुरी बातें रूही अरमान को बोलती है जिसे अरमान को बहुत हर्ट होता है, लेकिन उससे रूही को कभी फर्क नहीं पड़ता था। वो अभी अपनी सोच में गुम थी कि उसे अरमान की आवाज़ सुनाई दी, वाइफी अपना ध्यान रखना। ये बोल वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। रूही उसकी तरफ देख बोली, ठीक है मैं अपना ध्यान रखूंगी लेकिन तुम वादा करो वहां जाने के बाद मुझे फ़ोन करना मत भूलना और काम के चक्कर में अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल मत करना और हाँ छिपकली और चुड़ैल से दूर रहना। रूही की बात सुन अरमान को बहुत खुशी होती है क्योंकि इस बार रूही ने उसके बारे में सोचे रही थी जिसे अरमान को अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था कि अब उसकी लाइफ में कोई तो है जिसे उसकी रियल में फिक्र है। उसके बाद अरमान आर्यन और ईशान कंपनी से चले जाते हैं। रूही भी मीटिंग रूम की तरफ चली जाती है जहां पे सभी बोर्ड मेंबर उसका वेट कर रहे थे। तभी उनमें से एक इंसान खड़े होते हुए बड़े ही घमंड से बोला, देखिए मिस मुस्कान, आपके बॉस के बॉस समय की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। मीटिंग 1 बजे की थी लेकिन अब तक आपकी बॉस का आता पता नहीं है। उनकी बात और टोन सुन मुस्कान बोली, सॉरी सर लेकिन हमारी बॉस समय की बहुत ही पंचुअल हैं और जैसा कि आपने कहा उन्हें समय की वैल्यू नहीं है तो अभी 1 बजने में अभी भी 30 सेकंड बाकी हैं। उसकी बात पे अभी कोई कुछ बोलता उसे पहले ही मीटिंग रूम का डोर खुलता है जहां पे एक लड़की बिजनेस सूट में एंटर करती है। उसके आसपास का ऑरा बहुत ही एलिगेंट और रॉयल था। उसकी प्रेजेंस से किसी क्वीन से कम नहीं लग रही थी। मीटिंग रूम में बैठे सभी बोर्ड मेंबर अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। उनमें से किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। तभी एक आदमी अपने मन में ही बोला, ये जिंदा कैसे है? इस तो उस एक्सीडेंट में मार जाना चाहे थे लेकिन ये तो बच गई है। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने जल्दी से किसी को कुछ मैसेज किया लेकिन दूसरी साइड का रिप्लाई देख उसको जान में जान आती है। सबको बैठने का इशारा करती है और खुद भी वहां के हेड चेयर पे बैठ जाती है। रूही सभी बोर्ड मेंबर के तरफ देख बोली, मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब ने इतने साल तक इस कंपनी का साथ दिया। मुझे मैनेजर विनोद ने सब बताया है कि कैसे आप लोग कब पेयों की मात्रा पीपनी के प्रॉब्लम में हमेशा ही कंपनी के साथ थे। मुझे आशा है कि आप लोग मुझे इस कंपनी में सपोर्ट करेंगे ताकि मैं आगे तक लेकर जाऊं। उसकी बात सभी लोग शांति से सुन रहे थे। तभी एक बोर्ड कैम्बर बोले जिनकी उम्र लगभग 57 की होगी। उन्होंने ब्लैक बिजनेस सूट पहने हुए थे। उसके भले ही ज्यादा उम्र के थे लेकिन उनके चेहरे पे दिख रही चमक और उनके होठों पे एक हल्की मुस्कान थी। उनके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी। वो रूही की तरफ देख बोले, मिस राजवंश, हम सबकी तरफ से आपको सपोर्ट है क्योंकि हमें पता है आप भी अपनी माँ की तरह इस कंपनी को आगे लेकर जाओगे। अब देखिए ना, आपकी माँ ने भले ही इतने साल से हमारे बीच नहीं है लेकिन फिर भी अपनी गैर मौजूदगी में भी उन्होंने अपने कंपनी की पोजीशन को डगमगाने भी नहीं दिया है, इसलिए हम आप पे पूरा भरोसा है। उसकी बात सुन वहाँ पे मौजूद सभी लोग ने उनकी बात में हामी भरी, सिर्फ 2 लोग को छोड़ के। तभी उन दोनों में से एक ने सबकी तरफ देखते हुए बड़े ही घमंड से बोला, ये क्या बात हुई? आप लोग बिना उनका किसी काम को देखे ही उन्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि यह इतनी काबिल है। मैं तो बोल रहा हूँ कि इनको जगह हम किसी को सीईओ बना चाहिए। ये अभी इतनी छोटी है, मुझे तो लगता है इन्होंने अभी अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया होगा और बिना किसी एक्सपीरियंस के हम इन्हें इतनी बड़ी कंपनी संभालने को नहीं दे सकते हैं। उसकी बात सुन वहां मौजूद सभी की बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इस इंसान की नज़र बहुत पहले से ही इस कंपनी के सीईओ की पोस्ट पे टिकी हुई है।
वही उस आदमी की बात सब दूसरा आदमी भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और फिर सबकी तरफ देख बोला, मिस्टर सिंह ने बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम ऐसे ही किसी को भी उस कंपनी को संभालने नहीं दे सकते हैं। आज ये कंपनी एशिया के दूसरी नंबर पे आती है और क्या पता अगर हम किसी को भी इस कंपनी को संभालने दे तो आगे जाके इस कंपनी की कोई एक्सिस्टेंस ही ना बचे। हमें इस बात से ऑब्जेक्शन है, हमें मिस रूही राजवंश को इस कंपनी के सीईओ को के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे ही उन दोनों ने यह बात कही उसी वक्त रूही ने सबकी तरफ देख बोली, क्या आप लोग भी यही लगता है कि मैं इस कंपनी को नहीं संभाल सकती? उसके इस सवाल में सभी मेंबर उस मेंबर की तरफ देखने लगे जिसने स्टार्टिंग में रूही को सपोर्ट किया था। वो इंसान रूही की तरफ देख बोला, नहीं हमें ऐसा नहीं लगता है। उनकी बात सुन रूही बोली, ठीक है तो फिर अब मैं सीईओ की चेयर पे तब तक नहीं बैठूंगी जब मैं अपनी काबिलियत नहीं साबित कर देती। फिर उन दोनों बोर्ड मेंबर की तरफ देख बोली, आज से 6 महीने बाद में जब मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूंगी उसके बाद आप दोनों को वो करना होगा जो मैं बोलूंगी, मंजूर है? उसके बाद डोनियम्बर बड़े ही गर्व से अपने सीना चौड़ा करके बोले, मंजूर हैं। लेकिन सयाद उनका ये नहीं जानते हैं कि उनका ये कॉन्फिडेंस रूही के आगे नहीं टिकने वाला था। रूही के भी एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। इधर पे अब मीटिंग ओवर हो जाती है और सब लोग केबिन से बाहर निकल जाते हैं शिवाय रूही को छोड़ के। मुस्कान जिसने पूरे मीटिंग में होने वाली बातें सुनी थी वो रूही की तरफ देख बोली, अब तुम क्या करने वाली हो? उसकी बात सुन रूही अपने चेहरे पे मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोली, बर्बादी। रूही ने ये बात बहुत ही कोल्ड आवाज में बोली थी जिसे सुन मुस्कान की भी रूह एक पल ये कँप गई थी, क्योंकि उसे पता था रूही के लिए बर्बादी बस एक शब्द है लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है। रा इंडस्ट्रीज से निकलने बाद अरमान सीधा अपने कंपनी चला जाता और आर्यन ईशान अपने कंपनी। आर्यन अपने केबिन अपनी आंखों को बंद किए कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग बस एक बात घूम रही थी, तुम्हारी माँ का खून हुआ होगा। आर्यन के दिमाग में ये शक आ चुका था कि उसकी माँ का कोई एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन उसको इस बात का यकीन एनेचाई हो रहा था। तभी उसके सामने रूही का शांत चेहरा आया जिसे पे कोई भी सिकन और हैरानी नहीं थी, जो कि आर्यन ने नोटिस कर लिया था। उसने जल्दी से अपनी आंखें को खोला और फिर से कुछ सोचते हुए मन में बोला, क्या रूही को इस बारे में पता था? उसके बाद वो जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसको पाने वाबिन में बुलाता है। थोड़े ही टाइम में उसका असिस्टेंट उसके केबिन में आता है। आर्यन उसकी तरफ देख बोला, पता करो आज से 17 साल पहले जो मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट था या फिर किसी की सोची समझी साजिश थी? आर्यन की बात सुन उसका असिस्टेंट हैरान था, लेकिन जल्दी ही खुद की हैरानी को छुपाते हुए बोला, जी बॉस मैं इस बात का जल्द से जल्द पता लगता हूँ। उसके बाद वो केबिन से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरमान अपने प्राइवेट जेट में बैठ था और रूही के फोटो देख रहा था। तभी नील अरमान के पास आते हुए बोला, बॉस ये पेरिस वाले कंपनी की फाइल है, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। उसकी बात अरमान उसके हाथ से फाइल ले लेता है, फिर नील को ऑर्डर देते हुए बोला, तुम्हारी लड़ी बॉस और उनके आसपास के लोग की सिक्योरिटी बढ़ा दो, याद रहे को उनको इस बात के बारे में कुछ पता ना चले। उसकी बात नील अपना सर हाँ में हिला देता है। थोड़े टाइम में उनकी फ्लाइट टेक ऑफ होती है। सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। रूही भी अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ फ्रेशर पार्टी के लिए भी तैयारी कर रही थी और उसके साथ अपनी माँ के कंपनी को भी संभालती थी, जिसे रूही को ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता हो गया था। अरमान भी अपने पड़ोस वाले काम बिजी रहता था, लेकिन रूही के कहे मुताबिक अरमान रूही को एक बार सुबह और शाम को वीडियो कॉल करता था, क्योंकि उसको अभी भी डर था कि कहीं उसके गैर मौजूदगी में सूरज फिर से रूही के क्लोज आने की कोशिश ना करे, क्योंकि अरमान को उसके खास बॉडीगार्ड से पता चला था कि सूरज कोई प्लान कर रहा रूही को फिर से पाने के लिए, जी कि वो फ्रेशर्स पार्टी वाले दिन करने वाला है। आर्यन को अभी तक उस एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी सस्पिशियस लीड नहीं मिली थी। रूह भी अपनी माँ की कंपनी को अच्छे से संभाल रही थी। ऐसे ही 1 हफ्ता निकल जाता है। आज मुंबई के 5 स्टार होटल में एसटी जेवियर का फ्रेशर्स पार्टी होने वाला था। ये होटल अरमान का था जिसमें ये पार्टी होने वाली थी आज।
के लिए पूरा ऑडिटोरियम और पार्टी हॉल को सजाया गया था। सभी स्टूडेंट बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे क्योंकि आज के दिन के लिए सबने बहुत ही इंतजार किया था। तभी पार्टी में एंट्री होती है। प्रिया की सूरज के हाथ में अपने हाथ डाले अंदर आ रही थी। आज उसने ब्लू ऑफ शोल्डर डाउन पहने हुए थी। उसके गाउन के एक साइड उसके थाई कट लगा हुआ था जिसमें उसके गोरे पैर बहुत ही साफ दिख रहे थे। चेहरे पे मेकअप जो कि भर भर के लगे हुए थी। गले में डिमांड का पेंडेंट, हाथ में डिमांड का ब्रेसलेट थे, पैरों में हाई हील्स था। उसके सबकी बस एंटारेंट पे ही टिकी हुई थी जिस पूरे हॉल पे शांति फैली हुई थी, जिसे प्रिया को ऐसा लग रहा था कि आज वो इस पार्टी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगी। यह सोचकर वो अंदर आती है, लेकिन फिर जब वो देखती कि अभी भी सबकी नज़र एंट्रेंस पे है तो वो सूरज की तरफ देखती है तो उसकी नज़र भी एंट्रेंस गेट पे ही होती है। जिसे वो देखती है उस तरफ देखती है तो उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत, जलन और किसी की जान लेने की तलब दिखाई देती है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। तभी पार्टी में एंट्री होती है। प्रिया की सूरज के हाथ में अपने हाथ डाले अंदर आ रही थी। आज उसने ब्लू ऑफ शोल्डर डाउन पहने हुए थी। उसके गाउन के एक साइड उसके थाई कट लगा हुआ था जिसमें उसके गोरे पैर बहुत ही साफ दिख रहे थे। चेहरे पे मेकअप जो कि भर भर के लगे हुए थी। गले में डिमांड का पेंडेंट, हाथ में डिमांड का ब्रेसलेट थे, पैरों में हाई हील्स था। उसके सबकी बस एंटारेंट पे ही टिकी हुई थी जिस पूरे हॉल पे शांति फैली हुई थी, जिसे प्रिया को ऐसा लग रहा था कि आज वो इस पार्टी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगी। यह सोचकर वो अंदर आती है, लेकिन फिर जब वो देखती कि अभी भी सबकी नज़र एंट्रेंस पे है तो वो सूरज की तरफ देखती है तो उसकी नज़र भी एंट्रेंस गेट पे ही होती है। जिसे वो देखती है उस तरफ देखती है तो उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत, जलन और किसी की जान लेने की तलब दिखाई देती है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। वही सबकी नज़र अभी भी सामने एंट्रेंस पे जहाँ पे रूही, राही और मुस्कान खड़ी थी। आज तीनों ही स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह दिख रही थी। सबकी नज़र उन तीनों पे ही रुकी हुई थी। रूही ने आज ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन के पहनी हुई थी। कमर के पास से बना बना घेरा उस गाउन को एक प्रिंसेस लुक दे रहा था। उसके गले में एक हार्ट शेप का डायमंड का पेंडेंट पहने हुए थी। हल्के मेकअप के साथ रूही बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसके एक साइड राही खड़ी थी जिसके हाथों पे हमेशा की तरह प्यारी सी स्माइल थी। हल्के मेकअप के साथ उसने भी गाउन पहना थी, हाथों में ब्रेसलेट, गले में सिंपल सा ब्रेसलेट, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चले कि उसने डायमंड लगा था। हल्के मेकअप के साथ वो आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मुस्कान भी आज रूही और राही की तरह वो भी रेडी हुई थी। कहने को तो मुस्कान मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, लेकिन रूही के साथ काम करने की वजह से आज दुनिया में मुस्कान और राही का नाम बनाया था। रूही ने कभी भी मुस्कान और राही को अपने बहन से कम नहीं माना था। तीनों एक दूसरे की देखते हैं, उसके बाद अंदर एंटर करते हैं। सबकी नज़र बस उन तीनों पे ही टिकी हुई। जहां लड़कियों की नज़र में उन तीनों के लिए जलन थी तो वही लड़कों की नज़र में वो तीनों किसी एंजल से कम नहीं लग रही। एक लड़का दूसरे लड़के से बोला, भाई क्या ये लड़कियां भी हमारे ही कॉलेज में पढ़ती हैं, या फिर ये लोग कहीं यहाँ पे गलती से तो नहीं आ गई। तभी दूसरा लड़का बोला, नहीं, वो बीच वाली लड़की को देख रहे हैं, ये वही है जिसने ब्लैक ईगल गैंग को कुत्ते की तरह मारा था। यही नहीं, इसने उन्हें इतना बेइज्जत किया कि उन लोगों ने कॉलेज भी छोड़ दिया। ऐसे ही बहुत सी बातें वहां पे गूंज रही थी। रूही जैसे जैसे अंदर आ रही उसके अंदर का चर्म और एलिगेंट रॉयल ऑरा सबको महसूस हो रहा था। एक लड़का रूही को देखते हुए बोला, हाय काश कोई जादू हो जाए और बीच वाली मेरी हो जाए। उसके बगल वाला, हाँ, और उसके बगल वाली मेरी देखो तो कितनी प्यारी लग रही है पिंक गाउन में। वही साइड में प्रिया के साथ खड़ा सूरज अपने मन में बोला, आज रात तुम मेरी हो जाओगी, फिर देखता हूँ कैसे तुम खुद को बचती हो। ये सोचते हुए उसके चेहरे पे बहुत गंदी स्माइल आ जाती है। उसकी आंखों में रूही को लेकर लस्ट साफ दिख रही थी। रूही, मुस्कान और राही एक तरफ जाके अपने में ही बातें करने लगते हैं। तभी उनके फोन मैसेज आता है। तीनों मैसेज देखते हैं तो यह मैसेज कॉलेज के ग्रुप में था कि उन्हें बैक स्टेज पे जाना है, जिन्होंने फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है। जिसे पढ़कर रूही, मुस्कान और राही तीनों ही बैक स्टेज पे चले जाते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। रूही, राही और मुस्कान बैक स्टेज पे आते हैं जहाँ पे उन्हें
अपने कॉलेज के सीनियर्स दिखाई देते हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स को फंक्शन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। वैसे तो रूही को इस इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसके पिछले जन्म में भी रूही ने इस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन प्रिया ने उसके ड्रेस में इचिंग पाउडर मिला दिया था जिस कारण रूही के पूरे बॉडी पे खुजली और रशेज होने लगे थे। इसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई थी कॉलेज में, जिस बात का ज़्यादा उठा के प्रिया के दोस्त हमेशा से उसको बुली किया करते थे और रूही उनको कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि प्रिया हमेशा ही उनको बचा लेती थी। लेकिन रूही ने सोच लिया था कि एक बार फिर से इंसल्ट होगी, मजाक बनाएगा, लेकिन वो इंसान खुद रूही नहीं बल्कि प्रिया होगी। रूही राही और मुस्कान को कुछ बोल वहां से चली जाती हैं। राही और मुस्कान के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। आखिर वो यहाँ आते भी तो इसी काम के लिए थे। उसके बाद सभी लोग ऑडिटोरियम में वापस आते हैं। तभी कॉलेज के डीन जल्दी से मैन की तरफ जाते हैं। उनके पीछे सीनियर्स और कुछ टीचर भी। सभी लोग जब मैन एंट्रेस की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहां पे 3 लोग नजर आते हैं जिन्हें डीन और उनके साथ के लोग ग्रीट कर रहे थे। जैसे ही रूही की नज़र बीच वाले इंसान पे जाती तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वो बस बिना पलके झपकाए ही उस तरफ देख रही थी। डीन और सभी सीनियर्स के साथ टॉर्चर अपने सामने खड़े इंसान को देखते हुए बुके को आगे करते हुए उनका वेलकम करते हैं और उन्हें उनकी स्पेशल सीट पे बैठा देता है। अरमान और ईशान की नज़र तो बस रूही को ढूंढ रही थी, तो वही आर्यन की नज़रें तो रूही के साथ साथ मुस्कान को भी तलाश रही थी। आर्यन अपने आप से बोला, पता नहीं ये प्रिंसेस और मेरी स्वीट हार्ट किधर हैं। तभी सामने स्टेज पे एक सीनियर अपने हाथों में माइक पकड़ के आता है और बहुत ही एनर्जेटिक टोन में बोला, हेलो फ्रेशर्स। उसकी आवाज़ सुन सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। जितने भी लोग पार्टी में शामिल थे वो सभी जोर जोर से हूटिंग करने लगते हैं। तभी किसी ने जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, मयंक तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। जैसे ही मयंक ने ये सुना वो हंसने लगता है क्योंकि मयंक इस कॉलेज मोस्ट हैंडसम बॉय था। ऊपर से वो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। मयंक ने आज रोज पिंक सूट पहना था, उसके बाल सलीके से सेट थे, उसकी हेजल ग्रे आइज किसी को भी खोने पे मजबूर कर दे। उस लड़की की बात सुन लड़कियों हूटिंग करने लगती हैं तो लड़के थोड़े से जलन होती हैं क्योंकि आज की पार्टी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आर्यन, अरमान, ईशान थे, लेकिन अब तो मयंक भी था। मयंक सभी को शांत करते हुए बोला, थैंक यू गाइस, बट आज की ये पार्टी आप लोग के लिए है, इसलिए आज की इस पार्टी के में अगर कोई सबसे हैंडसम और ब्यूटीफुल अगर कोई लग रहा तो वो आप लोग हो, क्यों है ना। मयंक के बात पे लड़कियों थोड़ा शर्मा जाती हैं तो वही लड़के अब थोड़ा सेटिस्फाई फील कर रहे थे। से गाइस लेट्स एंजॉय टुडे नाइट विद सम डांस परफॉर्मेंस, बट देयर इज अ सम ट्विस्ट इज दैट आज की इस डांस परफॉर्मेंस के साथ साथ जो भी परफॉर्मेंस होगी वो एक कंपटीशन के की तरह होगा। जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसको हमारे चीफ गेस्ट की तरफ से स्पेशल स्कॉलरशिप मिलेगा, साथ ही कॉलेज ट्रिप्स को एंजॉय करने को मिलेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही सबने ये सुना उन्हें यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि सबको पता था ये कॉलेज कभी भी अपने स्टूडेंट को ट्रिप्स लेकर डिफरेंट प्लेस पे लेकर जाते हैं जहाँ पे स्टूडेंट को कुछ सीखने का मौका भी मिलता था और ये ट्रिप बहुत ही कॉस्टली होती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले परफॉर्मेंस को, जो कि करने वाली है ग्रुप RRM। जैसे ही सबने इस ग्रुप का नाम सुना सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्योंकि किसी को नहीं पता था आखिर ग्रुप RRM किसका ग्रुप है। अभी सब लोग सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से लाइट चली हाथ है। 2 मिनट बाद स्टेज पे 2 लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने ने ब्लैक क्रॉप के साथ व्हाइट कोट पहने हुए थे। नीचे उन लोग ने ब्लैक शाइनी जीन्स पहने हुए थी। उसने वो लोग बहुत ही हॉट लग रही थी। तभी पीछे से म्यूजिक स्टार होती है। जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट जाती है, मैं पी रुटिया यार मनवांगी, हर चिलमन फूंक जलावांगी, जद पत्थर रांझा पिघलेगा, तद मैं कमली कहलावांगी, तद मैं कमली कहलावांगी। अचानक सबकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है जहां से रूही हवा में एक बड़े से पर्दे को पकड़ के नीचे आ रही थी। रूह की एंट्री से सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। सभी लोग जोर से हूटिंग करने लगते हैं। वही अरमान की नज़र तो ना जाने कब से रूही के ढूंढ रही थी, लेकिन अब कहीं उसकी आंखों सुकून मिला था। रूह ने भी इस वक्त मुस्कान AHR राही की तरह ही ड्रेस पहना हुई थी। उसके बाद वो लोग अपना डांस कर देती हैं। मेरे माहिया जानम कि मैं करिया नमी दनम, सब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगिया नबी दानम। मेरे माहिया जानम कि मैं करिया नमी दनम, सब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगिया नबी दानम। नी मैं कमली कमली,
नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। झील दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे यारा, अंखियां दे मोहल्ले में हर शाम तेरा आलम। शाब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगिया नामी दानम मेरे माहिया सनम जानम की मैं करिया नमी दानम। शाब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगिया नामी दानम। रूही मुस्कान और राही की डांस में बहुत ही ज्यादा सटीक और परफेक्ट थे। उनके मूव एकदम एक दूसरे से मैच कर रहे थे। पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ RRM आवाज गूंज रही थी। तभी रूही, मुस्कान और राही अपने वाइट जैकेट को निकल देते हैं और अपने डांस को कंटिन्यू करते हुए लिप सिंक कर हैं। मैं तो पहन के साफा केसरिया जुगनी जोगन बन जाऊं, सुरमे दे काले जादू से कह दे तो जोग बुलाऊं। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मैं तन सहर दी ठंडी शबनम हा। गुलशन का इत चुराऊं, रुख बदलूं तो सैलाब हूं मैं, पर्वत भी चीर दिखाऊं। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। बेखुदी में तू खुदी का जरिया जरिया मेरे यारा, झालर में सितारों का चांद वर्क तू यारम। शाब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगिया नामी दानम मेरे माहिया सनम जानम कि मैं करिया नामी दानम। शाब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगिया नामी दानम, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। नी मैं कमली कमली। थोड़े टाइम में उनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड होकर रूही की टीम को देख रहे थे। आज उन लोगों ने जैसा परफॉर्मेंस किया था वो सच में काबिले तारीफ था। जैसे ही सब लोग उसमें में खोए हुए थे, लेकिन कोई और भी जो कि राही को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। जब से राही स्टेज पे आई थी तब से हमारे ईशान बाबू के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इससे ही धीरे धीरे सभी की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाती है। लास्ट में बारी आती है प्रिया की, जो को सूरज के साथ स्टेज पे आती है। उसकी नज़र सबसे पहले अरमान पे जाती है, जिससे उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो खुद से बात करते हुए बोली, आज तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी। प्रिया अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे सूरज की आवाज़ आती है, जो कि उसके हाथ को पकड़ के बोला, बेबी क्या सोच रही हो, चलो। उसकी बात सुन प्रिया अपने कभी न पूरे होने वाले ख्यालों से बाहर आती है और अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है। वही रूही उसके देखते हुए अपने होठों पे एक डेविल स्माइल लिए उसे ही देख रही थी। आज उसका एक अच्छा खासा एंटरटेनमेंट होने वाला था। वही स्टेज ले प्रिया और सूरज अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। उन दोनों को साथ में डांस करते देख मुस्कान रूही या राही से बोली, अच्छा क्या तुम्हें पता है ये किसने कहा था कि एक चोर की जोड़ी दूसरे चोर के साथ ही जमती है। ये बोल वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हुए डेविल स्माइल करते हैं। वही स्टेज पे अचानक ही प्रिया को बहुत ही अजीब सा लगने लगा। उसके अपने स्किन पे जलन के साथ साथ इचिंग भी फील हो रहा था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिस कारण उसका ध्यान परफॉर्मेंस पे नहीं थी। वो अपने स्टेप्स को भूल रही थी, जिस कारण वो लड़कों वाला स्टेप करने लगती है। वही सूरज भी लड़की वाले स्टेप को करने लगता है, क्योंकि प्रिया बहुत झफोस के साथ कर रही थी। उन दोनों का परफॉर्मेंस देख पूरा कॉलेज हंसने लगते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस की अच्छी खासी बैंड बाजा दिया था प्रिया ने। अब प्रिया से बर्दाश्त नहीं होता है और वो जल्दी से सूरज को धक्का दे देती और जल्दी से वहां भाग जाती है। लेकिन सूरज अभी सदमे में नीचे पड़ा हुआ था, जिसे देख के ऐसा लगता था जैसे उसमें जान ही बाकी नहीं है, क्योंकि आज उसकी घनघोर बेइज्जती हुई थी। आज पूरा कॉलेज उस पे हंस रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसको बहुत गुस्सा आ रहा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, तभी उसकी नज़र रूही पे गई, जो कि उसे देख हंस रही थी। वो रूही को देखते हुए अपने मन बोला, हंस लो जितना हंसना है, आज के बाद तुम किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं होगी। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने का काम मैं पूरा करूंगा। इसी के साथ डांस एक्टिविटी खत्म होती है। राही रूही की तरफ देख बोली, यार जो ही बोलो, आज के डांस एक्टिविटी को रूही ने कॉमेडी का साथ बना दिया। अपने सबसे जलन और खुशी को छीने वाले इंसान के लिए सच बोल रही हूँ। रूही ने जो प्रिया के साथ किया है, उसके बाद से मुझे हंसी रोकी नहीं जा रही है। ये बोल वो उस मोमेंट को याद करके बहुत हंस रही थी, क्योंकि उसे बार बार प्रिया का चेहरे वो बंदर वाले एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे।
जब रूही ने राही को प्रिया के कपड़ों में इचिंग पाउडर मिलने को दिया था, जो राही बहुत शौक हो गई थी, लेकिन फिर उसके चेहरे पे खुशी नजर आने लगी थी क्योंकि उसे पता था प्रिया हमेशा ही रूही को परेशान करती है, जिसका रूही कभी भी कोई भी एक्शन नहीं लेती थी क्योंकि उसे लगता था उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन ऐसा नहीं था। रूही किसी पे एक्शन तभी ही लेती थी जब उसको कुछ गलत होता था, इसलिए राही ने बिना कुछ सोचे प्रिया के कपड़ों में वो पाउडर मिला देती है। प्रिया जब से स्टेज पे आई थी तब से राही को प्रिया कोई बंदरिया दिख रही थी, वही सूरज उसे मदारी दिख रहा था जो अपनी बंदरिया को धमका के नाचा रहा था। उसको बार बार वही सीन याद आ रहा था। वही उसकी बात को सुन मुस्कान भी हंस देती है। मुस्कान रूही की तरफ देख बोली, यार रूही, तुमने इस इमेजिनेशन की दुकान को कहाँ से लेकर आई है? मतलब सीरियसली ये उन लोग इमेजिन कर रही थी। वही उसी इस बात सुन वो भी हंस देती है। वही तीन लोग आप हसरत भी निगाहों से उन्हें ही देख रहे थे। जहाँ अरमान की नज़र रूही पे थी तो वही आर्यन और ईशान की तो मुस्कान और राही पे टिकी हुई थी। तभी सबले कान में होस्ट की आवाज़ आती है, जो कि दूसरी एक्टिविटी रैंप वॉक स्टार्ट हो जाता है। बैकग्राउंड पे जलवा सॉन्ग प्ले हो रहा था। सभी लोग एक एक करके स्टेज पे आते हैं। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हुए देख रहे थे। ऐसे ही सब आते जा रहे थे। अब तक सब लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हुए ये एक्टिविटी देख रहे थे। तभी स्टेज पे होस्ट आते हुए बोला, अब बारी हमारे लास्ट बट नोट लिस्ट रूही राजवंश। वैसे ही स्पॉटलाइट एक लड़की पे जाती है जो कि स्टेज पे आते हुए दिखाई दे रही थी। स्पॉटलाइट में रूही किसी स्वर्ग को अप्सरा लग रही थी, लेकिन ब्लैक ड्रेस में वो किसी हेल क्वीन की तरह दिख रही थी। सबकी नज़र उस पे ही टिकी हुई थी। एक लड़का दूसरे लड़के को देखते हुए बोला, यार ये कितनी सुंदर है, दिल कर रहा कि अभी जाके इसको प्रपोज कर दूं। तो वही दूसरे ग्रुप का लड़का बोला, यार अब तक जो लोग भी आते थे इसके सामने तो वो अब पानी काम चाय लग रही थे। उस लड़की की बात सुन दूसरी लड़की बोली, ये बात तो बिल्कुल सही कहा तुमने, अगर इसे पहले स्टेज पे आने देते तो शायद उसके बाद कोई भी इस एक्टिविटी को देखने लिए खड़ा ही भी होते हैं। ऐसे ही बहुत सी बातें स्टूडेंट्स में ही रही थी, जो कि अरमान के कानों भी सुनाई दे रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे नहीं पसंद था कि कोई भी उसकी रूही को ऐसे देखे। उसका दिल कर रहा था कि यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं वो उनकी आंखें निकाल ले, क्योंकि वो रूही को कैद करके नहीं रखना चाहता था, लेकिन किसी तरह उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना ही था। वही सूरज की नज़र भी रूही थी। वो अपने पास एक वाटर को बुलाता है और कुछ पैसे दे देता है। उसके बाद उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो उसी तरह रूही को देखते हुए बोला, कुछ समय की खुशियाँ और माना लो उसके, तुम्हारे जिंदगी की चाबी मेरे हाथ में होगी। वही किसी की नज़र भी सूरज पे पड़ गई। इसके चेहरे पे एक एविल स्माइल थी। वही सीनियर जो कि होस्ट भी, वो तो रूही को देखते हुए उसमें ही खोया हुआ था, लेकिन तालियों की आवाज ने इसको हकीकत में ला दिया था। वो अपने हाथ को अपने बालों पे फेरते हुए बोला, ओ मिस ब्यूटी, क्या किया तुमने? अब ये दिल तुम पे आ गया है। फिर को जल्दी ही खुद को संभाल स्टेज पे गया और सबकी तरफ देखते हुए बोला, आई नो दैट आप लोग आज बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो, लेकिन अब बारी है रिजल्ट का, जिसमें आपको मिस्टर परफेक्ट के साथ साथ मिस परफेक्ट भी मिलेंगे और मिस्टर फ्रेशर के साथ मिस फ्रेशर भी मिलेंगे। उसके इतना बोलते ही पूरे हॉल में सभी स्टूडेंट की हूटिंग सुनाई देने लगी थी। सीनियर होस्ट सभी के हूटिंग के बीच में ही बहुत ही एक्साइटेड आवाज के साथ बोला, वेलकम और मिस प्रीफेक्ट मिस रूही राजवंश एंड और मिस्टर परफेक्ट मिस्टर प्रलय सिंह। उसी के साथ स्टेज पे एक लड़के के एंट्री होती है जिसने इस वक्त एक ब्लैक टी शर्ट के ऊपर सिल्वर जैकेट पहन हुआ था। वो देखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। ऊपर से उसके चेहरे पे इस वक्त बहुत, वो कैसे ही स्टेज पे आता है लड़कियां उसको देख घायल हो जाती हैं। वो इतना हैंडसम था कि अरमान के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा किसी पे फिदा था तो वो प्रलय था। उसके गाल पे मुस्कराने की वजह से पड़ते डिम्पल बहुत ही ज्यादा प्यार लग रहा था। उसकी स्माइल ही काफी थी लड़कियों के दिल को चुराने के लिए। रूह को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक से इस इंसान को मिस्टर परफेक्ट कैसे बना दिया गया था, क्योंकि जहां तक उसको याद है उसने सभी का परफॉर्मेंस देखा था, तब तो उसे इसके बारे में पता नहीं था कि कैसे ये इंसान मिस्टर परफेक्ट बन गया। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी उसके कान में सीनियर होस्ट की आवाज आई, जो बोल रहे थे कि इस बार के मिस्टर और मिस परफेक्ट की ट्रॉफी देने के लिए आ रहे हैं मिस्टर अरमान मालिक के साथ साथ हमारे प्रिकल उन्हें इनका रिवार्ड देगी। टू बी कंटिन्यूड। Thank you for joining me on this storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends.
Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.